नमस्कार, जय हिंद दोस्तों बिहार दरोगा। देखिए, बिहार दरोगा का क्वेश्चन बैंक आपका न्यू निकाला गया है और इसको हम जो है कंटिन्यू किए हुए हैं। आप यहाँ पे देखेंगे इसमें आपका 25 प्रैक्टिस सेट दिया गया है, जो कि आज का हमारा जो वीडियो होने वाला है सेट नंबर 16 होने वाला है। और इसमें देखिए आपका अध्ययन सामग्री भी दिया गया अलग अलग सब्जेक्ट का, तो हम इसको अलग तरीके से यानी प्रॉपर वीडियो में लेकर के आएंगे। सबसे पहले आप 25 सेट हम समाप्त करेंगे, उसके बाद जब ये समाप्त होगा तो मास्टर वीडियो आएगा 25 सेट का एक ही वीडियो में। उसके बाद हम अध्ययन सामग्री को भी लेकर के आएंगे। हम आज कंटेंट देख लेते हैं कौन सा आज का हमारा वीडियो होने वाला है। जब कंटेंट पे जाएंगे तो यहाँ पर देखिए आपका सेट नंबर 16 आज हम देखेंगे, है ना। सेट नंबर 16 देखेंगे। ये आपका 26 दिसंबर 2021 को पेपर हुआ था। ये आपका सेकंड पाली का पेपर है ना। तो चलिए इसको वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है देख लेते हैं। तो ये रहा आपका द्वितीय पाली का पेपर है। ये आपका 26 दिसंबर 2021 का पेपर हुआ है। ये आपका द्वितीय पाली का पेपर है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। देखिए पहला प्रश्न है कि किस दशक को यूनाइटेड नेशंस डिकेड ऑफ हेल्दी एजिंग घोषित किया गया है। तो आंसर होगा 21, यानी 2021 से लेकर के 30 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है डी होगा। अंतर्राष्ट्रीय दशक वर्ष और अंतर्राष्ट्रीय दशक का विवरण दिया गया है। इसको हम एक एक लाइन देखेंगे। जैसे 2024 से 33 की बात करते हैं, सतत विकास के लिए विज्ञान का अंतर्राष्ट्रीय दशक इंग्लिश में भी दिया गया है, पढ़ लीजिए आराम से। 2022-32 की बात करते हैं तो स्वदेशी भाषाओं का अंतर्राष्ट्रीय दशक होगा। 2021 से 30 सड़क सुरक्षा के लिए कार्यवाही का दूसरा दशक। अगला है 2021 से 30 स्वस्थ उम्र बढ़ने का संयुक्त राष्ट्र दशक। 2021 से 23 की बात करते हैं तो पारिस्थितिकीय तंत्र की बहाली पर संयुक्त राष्ट्र का दशक होगा। 2021 से 30 की बात करते हैं तो सतत विकास के लिए संयुक्त राष्ट्र महासागर विज्ञान का दशक होगा। और 2019 से 28 आपका नेल्सन मंडेला शांति दशक हो जाएगा। और 2019 से 28 संयुक्त राष्ट्र परिवार खेती का दशक। 18 से 28 की बात करते हैं तो कार्रवाई के लिए अंतर्राष्ट्रीय दशक सतत विकास के लिए जल। और 18 से 27 गरीबी उन्मूलन के लिए संयुक्त राष्ट्र का तीसरा दशक हो जाएगा। 2014 से 24 सभी के लिए सतत ऊर्जा का संयुक्त राष्ट्र दशक। संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, जैसे 24 की बात करते हैं 2024 तो आपका कैम्ब्रिड्ज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष हो जाएगा। 25 की बात करते हैं तो इंटरनेशनल ईयर्स ऑफ कॉपरेटिव हो जाएगा। उसके बाद 25 की बात करते हैं तो इंटरनेशनल ईयर ऑफ ग्लेशियर्स प्रेसिवरेशन हो जाएगा। तो ये सब आप अच्छे से नोट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित सुल्तानों में से कौन सा लाख बख्श के नाम से जो है जाना जाता है। तो आपसे पता है कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से लेकर के 1210। देखिए 13वीं शताब्दी की शुरुआत में तुर्कों का द्वारा भारत में स्थापित प्रथम साम्राज्य को मुगल वंश का नाम दिया गया। गुलाम वंश है ना। सॉरी माफ करिएगा दोस्तों, यहाँ पर गुलाम वंश लिखा गया है। इसको फिर से पढ़ लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो पाए। बोला कि 13वीं शताब्दी की शुरुआत में तुर्कों द्वारा भारत में स्थापित प्रथम साम्राज्य को गुलाम वंश का नाम दिया गया। गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की, जो मोहम्मद गौरी का गुलाम था। कुतुबुद्दीन ऐबक एक वीर एवं उदार हृदय वाला सुल्तान था। वह लाखों में दान करता था, यानी दान दिया करता था। अपनी असीम उदारता के लिए उसे जो है लाख बख्श कहा गया। इतिहासकार मिनहाज ने ऐबक को हातिम द्वितीय की उपाधि जो है दी थी। ऐबक ने हसन निजामी और फ़ख्र ए मुजबिर जैसे विद्वानों को संरक्षण दिया तथा प्रसिद्ध सूफी संत यानी ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर जो है दिल्ली में कुतुब मीनार की नींव रखी, जिसे इल्तुतमिश ने पूरा करवाया। उसने दिल्ली में कुबत उल इस्लाम तथा अजमेर में स्थित 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का भी निर्माण करवाया था। सन 1210 ईस्वी में चौगान पोलो खेलते समय घोड़े से अचानक गिर जाने के कारण जो है ऐबक की मृत्यु हो गया। कुतुबुद्दीन ऐबक को जो है लाहौर में दफनाया गया। शमसुद्दीन इल्तुतमिश 1211 से लेकर के 36 इसका शासनकाल है। इल्तुतमिश ने 1210 ईस्वी में आराम शाह को पराजित किया और स्वयं दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बना। इसे भारत में मुस्लिम संप्रभुता का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इल्तुतमिश पहला तुर्क शासक था जिसे शुद्ध अरबी सिक्का चलवाया था। इसने तुर्क ए चिहलगानी की प्रथा तथा एकता प्रणाली चलाया और दिल्ली के अमीरों का भी दमन किया था। मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खान ने भारत पर 1221 ईस्वी में इल्तुतमिश के शासनकाल में आक्रमण किया था।
इल्तुतमिश की मृत्यु जो है 1236 ईस्वी में हो गया था। अगला है गियासुद्दीन बलबन 1266 से लेकर के 1286। बलबन नौरोज उत्सव सिजदा एवं पैबोस यानी सिजदा का अर्थ झुककर सुल्तान को नमस्कार करना एवं पैबोस का अर्थ जो है सुल्तान के पैरों को चूमना प्रथा एवं राजस्व सिद्धांत प्रारंभ किया। इसने तुर्क यानी तुर्कान ए चिहलगानी की प्रथा को समाप्त किया था। बलबन का दरबारी कवि जो है फारसी जैसे अमीर खुसरो एवं अमीर हसन थे। बलबन की मृत्यु की बात करते हैं तो 1287 ईस्वी में हो गया। गुलाम वंश का अंतिम शासक जो आपका शमसुद्दीन क्यूमर्स था। कौन था? शमसुद्दीन क्यूमर्स। फिरोज शाह तुगलक 1351 से लेकर के 1388। फिरोज शाह तुगलक ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला पहला मुस्लिम शासक था। इसने हक ए सर्ब नाम जो है नामक सच्चाई कर लगाया था। फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु जो है 1388 ईस्वी में हुआ है। अगला है कि किम्बरले हीरा खनन केंद्र किस देश में स्थित है? तो ये आपको दक्षिण अफ्रीका में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर ए। क्षेत्रफल की दृष्टि से ओरापा यानी बोत्सवाना विश्व की सबसे बड़ी हीरे की खान है। हीरे का सबसे बड़ा उत्पादक देश आपका रूस है। दक्षिण अफ्रीका का पोर्ट्स मासबुर्ग और उसका समीपवर्ती क्षेत्र मैग्नीज खनिज का प्रमुख उत्पादक है। अफ्रीका में सर्वाधिक तांबा उत्पादक देश की बात करते हैं तो DR कांगो है। संसार की सबसे बड़ी सोने की खान जो कि विट वाटर सेंट रेंट दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। दक्षिण अफ्रीका का जोहान्सबर्ग शहर को सोने की मंडी के नाम से भी दोस्तों जाना जाता है। थोरियम का सर्वाधिक भंडार जो है भारत यानी केरल में स्थित है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की इनाम राशि क्या है? देखिए इनाम राशि आप सभी पता है, ये आपका 25 लाख हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी होगा। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की पिछली राशि जो है आपका 7.5 लाख रुपए से बढ़ा करके 25 लाख कर दिया गया है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार को 2021 के नाम बदल करके मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया। इसकी स्थापना 1991-92 में किया गया था। अर्जुन पुरस्कार की राशि जो है 5 लाख से बढ़ा करके 15 लाख रुपया कर दिया गया है। द्रोणाचार्य लाइफ टाइम पुरस्कार प्राप्त करने वाले जिन्हें 5 लाख रुपए दिए जाते थे, अब उन्हें नगद पुरस्कार के रूप में जो है 15 लाख के रूप में जो है दिया जाएगा। जबकि द्रोणाचार्य रेगुलर को प्राप्ति पुरस्कार 5 लाख से बढ़ा करके जो है 10 लाख रुपए कर दिया जाएगा। ध्यानचंद्र पुरस्कार विजेता को 5 लाख बढ़ा करके जो है 10 लाख रुपए कर दिया जाएगा। अगला हमारा है 2021 में पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त करने वाला कौन था? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पी अनीता। अगला कि लूसी ब्रांच का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? तो ये आपका फुटबॉल हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए होगा फुटबॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। यदि किसी अपवर्ती प्रतिरोधक के सिरों के बीच विभवांतर आधा कर दिया जाए तो विद्युत शक्ति का मान हो जाएगा। तो ये आपका 1/4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी सही होगा 1/4। विद्युत शक्ति विद्युत परिपथ में ऊर्जा के क्षय होने की दर को शक्ति कहते हैं। इसका SI मात्रक वाट होता है। प्रतिरोध किसी चालक में विद्युत धारा के प्रवाहित होने पर चालक के परमाणुओं तथा अन्य कारकों द्वारा उत्पन्न किए गए व्यवधान को ही चालक का प्रतिरोध कहते हैं। इसका SI मात्रक जो है आपका ओम होता है। अगला है कि बोला कि मानव शरीर शुष्क के विद्युत प्रतिरोध के परिणाम की कोटि 10⁻6 ओम होती है तथा मानव शरीर में नम का विद्युत प्रतिरोध का परिणाम जो 10⁻2 ओम होता है। अगला कि तसोकर वेटलैंड यानी आर्द्रभूमि भारत के किस क्षेत्र में स्थित है? तो ये आपका लद्दाख में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी। तसोकर का अर्थ जो है आपका सफ़ेद झील होता है। भारत ने लद्दाख के तसोकर आर्द्रभूमि क्षेत्र को अपने 42वें रामसर स्थल के रूप में शामिल किया है। इससे यह दर्जा जो है आर्द्रभूमियों पर अंतर्राष्ट्रीय रामसर कन्वेंशन द्वारा जो है प्रदान किया गया है। जून 2024 तक भारत में रामसर स्थलों की संख्या जो है आपका 60 है। सर्वाधिक रामसर स्थल जो है आपको तमिलनाडु में है। रानी रामपाल एवं प्रतिष्ठित खेल प्रतिस्पर्धा किस खेल से संबंधित है? तो रानी रामपाल आप सभी लोग अच्छे से याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपको दोस्तों बी हो जाएगा, हॉकी खेल से संबंधित है। अब यहाँ पर देखिए खिलाड़ी, राज्य और खेल, जैसे रवि कुमार दहिया जो है हरियाणा कुश्ती खेलते हैं। साक्षी मलिक हरियाणा पहलवान हैं। सानिया मिर्जा महाराष्ट्र टेनिस। PT उषा केरल धावक हैं। मैरी कॉम मणिपुर मुक्केबाज हैं। श्रेयसी सिंह जो है बिहार निशानेबाजी। और वाईचुंग भूटिया जो है सिक्किम फुटबॉल हो जाएगा। अगला है कि डैश रुधिर में पैदा होने वाले सूक्ष्म जीवों को फंसाकर
रुधिर यानी निस्पंदन फिल्टर के रूप में काम करता है। तो ये आपका प्लीहा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। देखिए प्लीहा यह सबसे बड़ी लसिका ग्रंथि होती है। यह सेम के आकार का बड़ा अंग है। इसमें मुख्य रूप से लसिकाणु में भक्षकाणु होते हैं। प्लीहा में लाल रक्त कणिकाओं का बड़ा भंडार होता है। प्लीहा को आरबीसी का कब्रगाह भी यानी कब्रगाह कहते हैं। लसिका ग्रंथियाँ, जैसे लसिका ग्रंथियाँ छोटी ठोस रचना होती हैं जो लसिका तंत्र पर भिन्न भिन्न स्थलों पर स्थित हैं, जो सूक्ष्मजीव या दूसरे प्रतिजन लसिका और उत्तल तरल में आ जाते हैं। लसिका ग्रंथियाँ उन्हें फंसा लेती है। लसिका ग्रंथियों में फंसे प्रतिजन व मौजूद लसिकाणुओं की सक्रियण और प्रतिरक्षा अनुक्रिया है ना, अनुक्रिया के लिए जो है उत्तरदायी हैं। प्रमुख पथ जैसे श्वसन, पाचन और जनन मूत्र पथ के स्तरों लाइनिंग के भीतर लसिकाभ ऊतक स्थित हैं, जो श्लेष में संबंध लसिकाभ ऊतक यानी MALT म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फाइड टिश्यू कहलाते हैं। यह मानव शरीर के लसिकाभ ऊतक का लगभग जो है 50% है। थाइमस या अस्थिमज्जा बोन मैरो, देखिए थाइमस और अस्थिमज्जा ऐसे प्राथमिक लसिकाभ अंग हैं जहां अपरिपक्व लसिकाणु प्रतिजन संवेदनशील लसिकाणु में विभेदित होते हैं। परिपक्व के बाद लसिकाणु प्लीहा यानी स्प्लीन लसिका ग्रंथियों, उसके बाद टांसिलो क्षुद्रांत के पेयर पैचो, उसके बाद पेरिसेसिका अपेंडिक्स जैसे द्वितीय अंगों में चले जाते हैं। द्वितीयक लसिकांग अंग ऐसे स्थान है जहां लसिकाणुओं की प्रतिजन के साथ प्रारंभिक क्रिया होती है, जो बाद में प्रचुर संख्या में उत्पन्न होकर प्रभावी कोशिकाएं बन जाते हैं। यकृत यानी लीवर, यह मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। वजन इसका जो है 1.5 kg से आपका 2 kg के मध्य होता है और यह उदर गुहा के ऊपरी भाग में दाहिनी ओर स्थित होता है, दाहिनी ओर जो है स्थित होता है। अगला है यकृत कार्बोहाइड्रेट उपापचय के अंतर्गत ग्लाइकोजन का निर्माण एवं संचय करता है। अमोनिया एक विषैला पदार्थ है जिसे यकृत यूरिया में बदल देता है। यह प्रोटीन की अधिकतम मात्रा को कार्बोहाइड्रेट में जो है परिवर्तित कर देता है। यह विटामिन ए का संश्लेषण करता है तथा उसे संचित रखता है। यकृत में बड़ी मात्रा में प्रोटीन का निर्माण होता है। रक्त स्कंदन में काम आने वाला फाइब्रिनोजन प्रोटीन का निर्माण यकृत में ही होता है। यकृत में प्रोटीन के अतिरिक्त वसा से जो है कोलेस्ट्रॉल का भी निर्माण होता है। अगला है यकृत लाल रक्त कण यानी आरबीसी के निर्माण हेतु जो है लोहे का भी संचय करता है। निम्न में से कौन सी किरण जो है धनावेशित कणों से युक्त है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, अल्फा कण हो जाएगा दोस्तों। डी जो है राइट आंसर होगा। देखिए अल्फा किरण विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित हो जाती है तथा इनके विक्षेप की दिशा से यह पता चलता है या फिर लगता है कि वे किनके धनावेशित कणों से मिलकर बनती है। इन कणों पर इलेक्ट्रॉन के आवेश का दुगुना धन आवेश होता है। इनका द्रव्यमान हीलियम के परमाणु द्रव्यमान के बराबर होता है। अल्फा कणों को हीलियम के नाभिक या द्वितीय आयनिक हीलियम भी कहते हैं या फिर कहा जाता है। अल्फा किरणें जो है फोटोग्राफी प्लेट को प्रभावित करता है। अल्फा किरणों की आयनीकरण क्षमता बीटा किरणों की अपेक्षा 100 गुना तथा गामा किरणों की अपेक्षा जो है 10,000 गुना अधिक होती है। अल्फा किरणों की भेदन क्षमता बहुत कम होती है। यह एल्यूमिनियम का केवल 0.1 mm मोटी परत द्वारा ही रोक लिए जाते हैं। खोज रदरफोर्ड, जैसे बीटा किरणें जो है प्रायतः ऋणावेशित कणों से मिलकर बनती हैं। इन कणों के आवेश तथा द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के आवेश तथा द्रव्यमान के बराबर होती है। बीटा किरणें तीव्र चाल से गतिशील इलेक्ट्रॉन के प्रवाह हैं। यह किरणें विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र में प्रक्षेपित हो जाती हैं। विक्षेप की दिशा से पता चलता है कि इनके कण जो है ऋणावेशित होते हैं। बीटा किरण इलेक्ट्रॉन के बराबर अर्थात जो है 1 यानी 1.6 × 10 की पावर 19 सी इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेशित होता है। अल्फा कणों की तुलना में बीटा कणों का विक्षेप बहुत अधिक होता है, अतः बीटा कण अल्फा कणों के सापेक्ष जो है बहुत हल्के होते हैं। बीटा किरणें जो है आपका बीटा किरणों की वेधन क्षमता जो है अल्फा कणों की अपेक्षा जो है 100 गुना अधिक होती है। बीटा किरणें जो है बेरियम प्लेटिनो साइनाइड जिंक सल्फाइड जैसे पदार्थों पर जो है प्रदीप्त
उत्पन्न करती है। गामा किरण, देखिए गामा किरण एक्स किरणों के समान विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं जिनका तरंगदैर्ध्य एक्स किरणों के तरंगदैर्ध्य का लगभग 1/100वां भाग होता है। इन्हें जो है आप देख सकते हैं गामा फोटॉन भी कहते हैं। गामा किरणें आवेश रहित होती हैं, अंतः विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र से जो है प्रभावित होती हैं। ये किरणें जो है प्रकाश की चाल से जो है गमन करती हैं। अगला है गामा किरणों की आयनीकरण क्षमता अल्फा और बीटा किरणों की अपेक्षा बहुत कम होती हैं। गामा किरणों की विभेदन क्षमता अल्फा एवं बीटा किरणों की अपेक्षा बहुत अधिक होती हैं। गामा किरण जैसे गामा रेज की खोज हेनरी बैकुरल ने किया था। एक्स किरण खोज आपका विल्हेम रॉन्टजन यानी भौतिक में पहले नोबेल विजेता 1901। उपयोग की बात करते हैं तो चिकित्सा तथा उद्योग क्षेत्र, तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। चलिए आगे हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। निम्न में से किस कैल्शियम यौगिक का उपयोग दंत मंजन यानी टूथपेस्ट में एक हल्के अपघर्षण के रूप में जो है किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी है CO3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। इसका उपयोग चूना बनाने में, टूथपेस्ट बनाने में, दंत मंजन बनाने में, सीमेंट उद्योग में होती है या फिर सीमेंट उद्योग में आदि। CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट होगा। CaO कैल्शियम ऑक्साइड, इसे बिना बुझा हुआ चूना भी कहते हैं। CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड। CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बुझा हुआ चूना हो जाएगा। ये आपका मैथ का क्वेश्चन है। दोस्तों अगर आपको बिहार दरोगा का ग्रुप चाहिए, आप डेली बेसिस पर सेट बनाना चाहते हैं तो आप हमसे ज्वाइन हो सकते हैं। ये रहा नंबर 8756546533। आप इसको जो है बिहार दरोगा लिख करके मैसेज कीजिएगा, आपको प्रॉपर जानकारी मिलेगा। 8756546533 ये व्हाट्सअप नंबर है। बोला कि अम्लीय वर्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गैस जो है जिम्मेदार है? इनमें से कौन सी गैस आपका जिम्मेदार है? तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी होगा। सल्फर डाइऑक्साइड CO2 जिम्मेदार है। देखिए अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसे गैस वायुमंडल में उपस्थित जल वाष्प से अभिक्रिया करके सल्फ्यूरिक अम्ल तथा नाइट्रिक अम्ल बनाती है। यह वर्षा जल को अम्लीय बनाकर वर्षा के साथ पृथ्वी पर बरस जाते हैं, इसे जो है अम्ल वर्षा कहते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड SO2। सल्फर डाइऑक्साइड वायु प्रदूषण का द्वितीय सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रदूषक है। वायुमंडल में समस्त वायु प्रदूषकों के सकल भार का लगभग 20% भाग SO2 का होता है। मानव शरीर पर प्रभाव, आंखों में जलन, दमा, खांसी, फेफड़ों के रोग तथा सिर में दर्द, चक्कर आना और सांस लेने में कठिनाई जैसी परेशानी बढ़ जाती है। SO2 का वायुमंडल पर प्रभाव, SO2 की उच्च सांद्रता फूलों की कलियों में कड़ापन उत्पन्न करती है जिससे ये पौधे से शीघ्र गिर जाती है। SO2 के कारण जो है प्रौद्योगिक क्षेत्र में विषाक्त धूम्र कोहरे का निर्माण होता है। वायुमंडल में उत्सर्जित SO2 गैस वातावरण की नमी को अवशोषित करके सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 बनाती है। यह सल्फ्यूरिक अम्ल वर्षा के साथ धरातल पर गिरता है तो उसे अम्ल वर्षा कहते हैं। अगला है इसके कारण कृषि फसलों, वन, जलचर जीवों, भवनों में संक्षारण लगना तथा मिट्टियों में होने वाले जीवित प्रतिक्रियाओं का अवनमय हो जाता है। यदि SO2 लगातार पत्थर पर प्रवाहित हो जाए तो वह क्षय यानी विक्षय हो जाता है, इसलिए उसे जो है क्रैकिंग गैस कहते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड CO यह जल में अघुलनशील, गंधहीन, स्वादहीन, रंगहीन एवं हवा से भारी गैस है। यह एक प्रबल अपचायक है। यह क्षारीय धातु, क्षारीय मृदा धातु, एल्यूमिनियम तथा कुछ संक्रमण तत्वों के ऑक्साइड के अतिरिक्त अन्य तत्वों के ऑक्साइड को अपचयित कर देती है। कार्बन मोनोऑक्साइड के इस गुण का प्रयोग विभिन्न धातुओं के ऑक्साइड अयस्क से धातु निष्कर्षण में होता है। CO की अत्यंत विषैली प्रकृति हीमोग्लोबिन के साथ एक संकुल बनाने की इसकी योग्यता के कारण होती है, जो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन संकुल से 300 गुना अधिक अस्थायी होती है। यह लाल रक्त कणिकाओं में उपस्थित हीमोग्लोबिन को शरीर में ऑक्सीजन प्रवाह से रोकती है, अतः इसका परिणाम मृत्यु के रूप में होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड मनुष्य के मस्तिष्क को प्रभावित करता है। वाहन अधिक मात्रा में कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड तथा धुआं उत्पन्न करते हैं। पेट्रोल तथा डीजल जैसे इंजनों के अपूर्ण दहन से कार्बन मोनोऑक्साइड
उत्पन्न होती है। यह एक विषैली गैस है, यह रुधिर में ऑक्सीजन वाहक क्षमता को जो है घटा देती है। मीथेन CH4, देखिए मीथेन गैस पृथ्वी के वायुमंडल में कम मात्रा में पाई जाती है। यह सबसे सरल हाइड्रोकार्बन है जिसमें एक कार्बन परमाणु और 4 हाइड्रोजन परमाणु CH4 शामिल होते हैं। मीथेन एक शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैस है। यह एक जो है ज्वलनशील गैस है जिसे पूरे विश्व में ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है। इसका निर्माण जो है कार्बनिक पदार्थ के टुकड़े या क्षय होने से होता है। इसे आर्द्र भूमियों, मवेशियों, धान के खेत जैसे प्राकृतिक और कृत्रिम माध्यमों द्वारा जो है वातावरण में उत्सर्जित किया जाता है। अमोनिया का उपयोग जैसे घरेलू प्रशीतक गैस के रूप में, आश्रु गैस के रूप में, अमोनिया लवण बनाने में, बर्फ बनाने में, यूरिया, अमोनिया सल्फेट आदि उर्वरक बनाने में, नाइट्रिक अम्ल निर्माण में, सोडियम कार्बोनेट एवं सोडियम बाइकार्बोनेट के रूप में, विस्फोटक बनाने में, कृत्रिम रेशम बनाने में। देखिए वायु प्रदूषण के मुख्य स्रोत और उत्पन्न प्रदूषण गैस जैसे जीवाश्म की बात करते हैं कोयला, खनिज तेल CO एवं CO2, एरोसोल कैन तथा रेफ्रिजरेशन CFC, सल्फर युक्त जीवाश्म ईंधन SO2, SO3, H2S और H2SO4, जेट विमान के ईंधन एवं रासायनिक उर्वरक NO2, NO, NO3 हो जाएगा। और सूती वस्त्रों के विरंजन जैसे क्लोरीन, ग्लिसरॉल या तेल के ताप द्वारा नियोजन एल्डिहाइड, धान के खेतों तथा जुगाली करने वाले मवेशियों की हवा छोड़ने से जैसे मीथेन हो जाएगा। नेक्स्ट है कि औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा साम्राज्य का नेतृत्व किसके पास था? तो ताराबाई है ना। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। जैसे शिवाजी के उत्तराधिकारी संभाजी ने उज्जैन के हिंदी एवं संस्कृत के विद्वान कवि कलश को अपना सलाहकार नियुक्त किया। संभाजी ने विद्रोही मुगल शाहजादा मोहम्मद अकबर यानी औरंगजेब का पुत्र को संरक्षण दिया था। 1679 ईस्वी में मुगल सेनापति मुकर्रब खान ने संगमेश्वर में छिपे हुए संभाजी एवं कवि कलश को गिरफ्तार कर लिया और उनकी हत्या कर दिया। संभाजी का उत्तराधिकारी राजा राम 1679 से 1700 ईस्वी में हुआ। राजा राम ने सतारा को अपनी राजधानी बनाया। राजा राम की मृत्यु जो 1700 ईस्वी में के बाद उसकी विधवा पत्नी ताराबाई ने अपने 4 वर्षीय पुत्र को शिवाजी द्वितीय के नाम से गद्दी पर बैठाकर स्वयं संरक्षिका बन गई। 1707 ईस्वी में जो है खेड़ा युद्ध में साहू ने शिवाजी द्वितीय यानी ताराबाई को पराजित किया। साहू का जो कार्यकाल 1707 से लेकर के 1749 हो जाएगा। शिवाजी के पिता का नाम देखेंगे तो शाहजी भोंसले एवं माता का नाम जो है जीजाबाई था। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आप अच्छे से याद रखिएगा। यहाँ से जो है दरोगा में आपका क्वेश्चन हमेशा आता है। निम्नांकित का सही कालक्रम अनुसार जो है क्रम बताइए। तो ऑप्शन नंबर बी होगा। जैसे इसको हम क्रम के अनुसार यानी डेट के अनुसार देखेंगे तो सही रहेगा। जैसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है 28 दिसंबर 1885। उसके बाद साइमन कमीशन रिपोर्ट जो है 27 मार्च 1930 होगा। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो है आपका 7 सितंबर 1931। भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 हो जाएगा। कोटोपैक्सी पर्वतीय चोटी किस देश में स्थित है? इक्वाडोर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा इक्वाडोर। देखिए विसुवियस इटली, किलिमंजारो तंजानिया, माउंट रेनियर संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्यूजियामा जापान, एकांगुआ जो है आपका चिली एवं अर्जेंटीना, एटलस जो है आपका उत्तर पश्चिमी अफ्रीका, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो है आपका ऑस्ट्रेलिया, रॉकी की बात करते हैं तो उत्तरी अमेरिका, और एंडीज जो है ये आपका हो जाएगा दक्षिणी अमेरिका। सही उत्तर होगा। नेक्स्ट हमारा किस परमाणु के तीसरे कक्ष में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग इतना आपका दिया गया है? तो इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट एक बिजली क्षेत्र में कौशल विकास के लिए पहला स्किल डेवलपमेंट सेंटर फॉर एक्सीलेंस निम्नलिखित में से किस शहर में स्थापित किया गया? तो गुरुग्राम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो गुरुग्राम। पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कब हुआ है? तो आंसर होगा 3.8 बिलियन वर्ष पहले। ऑप्शन नंबर बी होगा। पृथ्वी आकार में 5वीं सबसे बड़ा ग्रह है। पृथ्वी का अक्ष उसके कक्षा तल पर बने लंब से 23.5 डिग्री यानी 23 डिग्री 3 यहाँ पर झुका हुआ है। दूसरे शब्दों में पृथ्वी का अक्ष पृथ्वी के कक्षा तल में जो है 66 डिग्री यानी 66 डिग्री 30 मिनट का कोण बनाता है। यह सौरमंडल का एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन है। इसका एकमात्र जो है उपग्रह आपका चंद्रमा है।
सूर्य से पृथ्वी की दूरी जो है आपका 149.6 मिलियन किलोमीटर है। आकार एवं बनावट की दृष्टि से पृथ्वी जो है शुक्र के समान है। जल की उपस्थिति के कारण जो है इसे नीला ग्रह भी कहते हैं। पृथ्वी की औसत व्यास 12,742 किलोमीटर है। इसकी गणना सर्वप्रथम जो है इरेटोस्थनीज ने किया है। राजस्थानी भाषा में लघु कहानी का शीर्षक जिसे साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था वो आपका है तो बारीक बात। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी जो है सही आंसर होगा, बारीक बात। जिगर शब्द जो है आपका किस से संबंधित है तो ये आपको हो जाएगा दोस्तों बिलियर्ड्स से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी होगा, थोड़ा सा क्वालिटी डिमांड है। अगला कि बिलियर्ड्स जैसे वर्ल्ड प्रोफेशनल बिलियर्ड्स तथा स्नूकर एसोसिएशन इस खेल को जो है नियंत्रित करता है। प्रमुख खेल जैसे शब्दावली जैसे क्यू, जिगर, ब्रेक पॉट, इनलक, इनऑफ, कैंसा और बोल्टिंग हैजर्ड, ये सब जो है आपका बिलियर्ड्स से संबंधित है। गोल्फ की बात करते थे, आधुनिक गोल्फ का खेल सर्वप्रथम स्कॉटलैंड में शुरू हुआ है। जैसे बोगी, फोरसम और स्टाइमी टी, पुट हॉल, निवालिक, कैडी, लिम्स, आयरन, पुटिंग, डिग्रीन, बंकर, कोर्स, लाई, पोस्ट, ये सब जो आपका गोल्फ से संबंधित है। शतरंज की बात करते हैं तो ऐसा माना जाता है कि भारत में यह खेल ईसा यानी खेल जो हिस्सा बाद 7वीं शताब्दी में जो है शुरू हुआ था। प्रमुख खेल जैसे बिशप, गोम्बिट, चेकमेट, स्लेटमेट, पॉन, ग्रैंड मास्टर, फिडे, नाइट, फ्लोरेटिंग, रैंक, कैसल, पीसेज, चेक, पोलो। कुछ शब्दावली दिया जैसे बंकर देखिए यहाँ पर भी है, वहाँ पर भी था। चकर, मेलेट, बंडर, चुक्का, एरिस रेल, एंगर शॉट, ये सब जो है आपका पोलो से संबंधित है। भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा जो है मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या जो है संख्या को जो है सीमित कर दिया गया है तो इसका आंसर आपको हो जाएगा 91वां संविधान संशोधन। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी सही उत्तर होगा। यह आपका 2003 में हुआ है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री समेत मंत्रियों की अधिकतम संख्या लोकसभा की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगा। राज्यों में मुख्यमंत्री समेत मंत्रियों की अधिकतम संख्या जो विधानसभा की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी, किंतु राज्यों में मुख्यमंत्री समेत मंत्रियों की कुल न्यूनतम संख्या जो है 12 से कम नहीं होगा। अगला है कि भारतीय फिल्म फेयर समारोह 2021 में सर्वश्रेष्ठ निदेशक का पुरस्कार किसने जीता है तो आंसर होगा ओम राउत। ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला है कि कच्चे खाने वाले खाद्य पदार्थों को धोना चाहिए तो आंसर देखेंगे तो आपका बी सही हो जाएगा। NaOH से धोना चाहिए। NaOH का व्यापारिक नाम जो है कास्टिक सोडा है। इसका रासायनिक नाम जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड है। उपयोग साबुन बनाने में, कागज और रेशम के उद्योग में आदि। HCl का व्यावहारिक नाम है ना, व्यापारिक नाम नमक का अम्ल है और इसका रासायनिक नाम जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। उपयोग क्लोरीन बनाने में, अम्लराज बनाने में, रंग बनाने में, क्लोराइड लवण के निर्माण में। H2SO4 का व्यापारिक नाम ऑयल ऑफ विट्रियोल है और इसका रासायनिक नाम देखेंगे तो सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल है। उपयोग प्रयोगशाला में प्रतिकारक के रूप में, रंग उत्पादन में, पेट्रोलियम के शुद्धिकरण में और स्टोरेज बैटरी में। KMNOH व्यापारिक नाम लाल दवा है और इसका रासायनिक नाम जो है पोटेशियम परमैंगनेट है। उपयोग यह जल को कीटाणु रहित करता है। इसको एंटीसेप्टिक एवं डिसइंफेक्टेंट की तरह जो है प्रयोग की जाती है। पहली बार ब्रिक्स फिल्म प्रौद्योगिकी संगोष्ठी का आयोजन किया गया। मेजबान देश कौन सा है तो ये आपका भारत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। ब्रिक्स 5 देश से ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन एवं दक्षिण अफ्रीका का समूह है। 1 जनवरी 2024 से 4 देश मिस्र, इथोपिया, ईरान एवं संयुक्त अरब अमीरात इसके जो है नए सदस्य बने हैं। वर्तमान जैसे देखेंगे तो ब्रिक्स में जो है 9 देश आपके हो गए हैं। ये आपका मैथ का क्वेश्चन दिया गया है। चलिए आगे देखेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित में से कौन मुद्रा राक्षस का रचनाकार था तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा विशाखा यानी विशाखदत्त। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। माल विकांगनी मित्रम कालिदास, स्वप्न वासवदत्ता भास, बुद्धचरित अश्वघोष, महाभाष्य पतंजलि, नीतिसार कामंदन है ना, कामंदक, आर्यभट्ट, पंचतंत्र विष्णु सर में। जितना भी आपका दिया गया बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है क्योंकि थोड़ा सा ये टफ है, नॉर्मल नहीं है। ठीक है, आप इसको अच्छे से याद रखिएगा।
स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जो है जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन नंबर बी। देखिए इसका जो आपका कार्यकाल रहा है 17 यानी मार्च 1947 से लेकर के जून 1948। सत्ता हस्तांतरण के लिए 24 मार्च 1947 को भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन को बनाया गया। 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना जो है घोषित हुई। इसमें भारत विभाजन जो है शामिल था। 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में इटली द्वारा भारतीय स्वतंत्र विधेयक प्रस्तुत किया गया, जिसे 18 जुलाई 1947 को राजशाही की स्वीकृति मिली। विधेयक के अनुसार भारत और पाकिस्तान 2 स्वतंत्र राष्ट्रों को घोषित किया गया। 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जो है जनरल लॉर्ड माउंटबेटन हुआ। स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल जो है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी हुए हैं। लॉर्ड वेवेल 1944 से लेकर के 1947 में वेवेल योजना और शिमला सम्मेलन हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध जो है 1945 में समाप्त हुआ है। अगला है कि प्रोटेस्टेंटवाद के जनक कौन थे? तो मार्टिन लूथर। देखिए प्रत्ययवाद के जनक जो है प्लेटो। हेनरी वाइव एक ब्रिटेन का शासन था जिसे ब्रिटेन पर शासन किया गया। 5 रोटरडैम का इरास्मस डच मूल का एक जो है मानवतावादी धर्मशास्त्री और दार्शनिक था। अगला है कि विषुवतीय वर्षा वन को ब्राजील में किस नाम से जो है आपको जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर जो है सिल्वास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए होगा सिल्वास। दक्षिण अमेरिका के अर्जेंटीना में विस्तृत घास के मैदान को पंपास कहते हैं। पंपास को अर्जेंटीना का हृदय कहते हैं। और प्रेरी घास के मैदान शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान है। यह संपूर्ण उत्तरी मैदान में विस्तृत है। पतझड़ी या पर्णपाती ऐसे पौधों और वृक्ष को कहा जाता है जो हर वर्ष किसी मौसम में अपने पत्ते गिरा देते हैं। क्षेत्र और घास का मैदान ऑस्ट्रेलिया डाउन्स, अफ्रीका सवाना उष्ण घास के मैदान। दक्षिण अफ्रीका की बात करते हैं तो वेल्स शीतोष्ण घास के मैदान। यूरेशिया जो है आपका स्टेपी। वेनेजुएला की बात करते हैं तो आपका लानोज हो जाएगा। आयरिश सागर स्थित है तो ब्रिटेन के पश्चिम में। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। यहाँ पर कुछ नाम स्थिति जैसे बेरिंग सागर जो है आपका रूस के उत्तर पूर्व में उत्तरी प्रशांत महासागर। पीला सागर कोरिया के पश्चिम में प्रशांत महासागर। पूर्वी चीन सागर चीन के पूर्व में प्रशांत महासागर। दक्षिण चीन सागर चीन के दक्षिण में प्रशांत महासागर। लाल सागर एशिया को अफ्रीका से अलग करता है, हिंद महासागर। बंगाल की खाड़ी भारतीय प्रायद्वीप के पूर्व में हिंद महासागर होगा। अरब सागर भारतीय प्रायद्वीप के पश्चिम में हिंद महासागर हो जाएगा। भारत में निर्यात प्रोत्साहन हेतु 31 मार्च 2000 को घोषित योजना थी तो विशेष आर्थिक क्षेत्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए होगा। देखिए विशेष आर्थिक क्षेत्र किसी देश के विशेष के भीतर एक ऐसे भौगोलिक क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है जिन्हें आयात निर्यात उत्पाद शुल्क आदि के संबंध में कुछ ऐसे विशिष्ट सुविधाएं तथा रियायतें प्राप्त हैं जो गैर शेष क्षेत्र को जो है प्राप्त नहीं हैं। इन विशिष्ट सुविधाओं के कारण ही देश को देश में स्थित विदेशी क्षेत्र की संज्ञा प्रदान किया जाता है। इनका प्रमुख उद्देश्य जो है निर्यात बढ़ाना है। सर्वप्रथम निर्यात में प्रभावी वृद्धि लाने के उद्देश्य से एक पहल करते हुए केंद्र सरकार ने 8 परंपरागत निर्यात संवर्धन परिक्षेत्रों को 1 अप्रैल 2000 से प्रभावी एक्जिम नीति के अधीन विशेष आर्थिक परिक्षेत्रों में रूपांतरित कर दिया। 1 अप्रैल 2000 में प्रभावी एक्जिम नीति में चीनी मॉडल का अनुसरण करते हुए विशेष आर्थिक क्षेत्र योजना लागू किया गया, जिसका उद्देश्य निर्यात हेतु अंतर्राष्ट्रीय रूप में प्रतिस्पर्धी एवं बाधा रहित वातावरण जो है उपलब्ध कराना था। निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र देखिए भारत एशिया का पहला देश है जिसने निर्यात संवर्धन में निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र की महत्व की स्वीकार किया और कांडला यानी गुजरात में एशिया का पहला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र 1965 में स्थापित किया। इन क्षेत्रों की स्थापना का उद्देश्य देश से निर्यातित वस्तुओं के लिए उपयुक्त वातावरण उत्पन्न करना था ताकि वे अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में अपना स्थान बना सकें। अधिकांश रोग कारण सूक्ष्मजीवी तथा सूक्ष्मजीवी डैश तापमान पर जो है सबसे तेज बढ़ते हैं। तो ये आपका 37 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा।
सही कथन की पहचान करके बताइए। जैसे ऑप्शन नंबर सी, जैसे मौसम वायुमंडल की क्षणिक अवस्था है, जलवायु अपेक्षाकृत लंबे समय की मौसमी दशाओं का औसत है। तो इसका आंसर जो है आपका सी सही आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं। देखिए, जलवायु किसी क्षेत्र में लंबे समय की दैनिक मौसमी दशाओं का माध्य है जो तापमान, वर्णक, वायु दाब, पवन एवं आर्द्रता द्वारा जो है व्यक्त किया जाता है। पृथ्वी को मुख्य रूप से 3 जलवायु कटिबंधों में बांटा गया है, उष्णकटिबंधीय, शीतोष्णकटिबंधीय तथा शीतकटिबंधीय। विषुवत रेखा जो ध्रुवों को इन कटिबंधों का क्रमशः विस्तार होता है। संसार का आर्द्रतम स्थान भारत का मसिनदाम यानी मेघालय है। विश्व का सबसे ठंडा स्थान अंटार्कटिका का बोस्टन है। यहाँ 21 जुलाई 1983 को जो है 39.2 फ़ारेनहाइट मतलब डिग्री तापमान जो है रिकॉर्ड किया गया है। जलवायु परिवर्तन, जैसे अत्यधिक ठंडा की बात करते हैं तो आपका सहारा मरुस्थल, उसके बाद अत्यधिक ठंडा जो है आप देखेंगे तो अंटार्कटिका, अत्यधिक वर्षा जो है आपका मसिनराम, अत्यधिक सूखा जो आपका चिली हो जाएगा। वायुमंडल, देखिए वायुमंडल विभिन्न प्रकार के गैसों का मिश्रण है। इसमें मनुष्यों एवं जंतुओं के जीवन के लिए आवश्यक गैस जैसे ऑक्सीजन तथा पौधों के जीवन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। वायुमंडल के संगठन में कई गैसों का योगदान होता है, जिनमें 99% भाग केवल नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का है। शेष लगभग 1% भाग में ऑर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, नियॉन, क्रिप्टॉन, हीलियम, हाइड्रोजन तथा जेनान आदि जो है गैस से सम्मिलित रहती हैं। बेकिंग के लिए किसी यूजर का पासवर्ड, माफ कीजिएगा दोस्तों यहाँ पर हैकिंग लिखा गया है, फिर से पढ़ लेते हैं इसको हम, कभी कभी बाय मिस्टेक हो जाता है। बोला कि हैकिंग के लिए किसी यूजर का पासवर्ड पता लगाना या फिर पता करना कहलाता है क्या, तो इसको जो है हम साइबर स्टॉकिंग कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी होगा। देखिए, स्निफिंग एक प्रक्रिया है जिसमें इन सभी डाटा पॉकेट को मॉनिटर और कलेक्ट किया जा सकता है जो कि एक कंप्यूटर नेटवर्क से होकर गुजरते हैं। स्निफिंग है ना, स्निफिंग का ज़्यादातर प्रोग्राम हैकर्स और अटैकर्स के द्वारा इलीगल है ना, इलीगल तरीके से जो है इलीगल आप कीजिएगा इलीगल तरीके से डाटा को कलेक्ट करने के लिए जो है किया जाता है। और स्पूफिंग है ना, स्पूफिंग सूचना सुरक्षा और विशेष रूप से नेटवर्क सुरक्षा के संदर्भ में स्पूफिंग हमला एक ऐसी स्थिति है जिसमें एक व्यक्ति या कार्यक्रम सफलतापूर्वक एक दूसरे के रूप में पहचानता है ताकि डेटा को गलत तरीके से फ़ायदा पहुंचा सके। स्पैमिंग किसी व्यक्ति को एक ही विषय में बार बार मैसेज को भेजना स्पैमिंग कहलाता है। स्पैमिंग मेल का मुख्य उद्देश्य यूजर के कंप्यूटर का डाटा चोरी करना होता है, जैसे ईमेल, फेसबुक और व्हाट्सएप पर सबसे ज़्यादा स्पैमिंग होता है, अर्थात अवांछित संदेश या विज्ञापन लोगों को भेजना जो है स्पैम कहलाता है। संसद की गणपूर्ति निश्चित है, तो सदन की सदस्यता का 10वां भाग यानी 1/10 हो जाएगा। गणपूर्ति अनुच्छेद 100 का क्लाउज 3 के अनुसार प्रत्येक सदन की कार्यवाही के लिए कुल सदस्यों की संख्या के 10वें भाग की उपस्थिति अनिवार्य है। गणपूर्ति न होने की स्थिति में सदन की कार्यवाही गणपूर्ति होने तक जो है स्थगित कर दी जाएगी। अगला है कि कौन सा चीनी यात्री चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था, तो इसका आंसर आपका क्या होगा दोस्तों, इसका सही आंसर आपका फाहियान होगा। देखिए, वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। वेनसांग 629 ईस्वी में चीन से भारतवर्ष के लिए जो है प्रस्थान किया था। वेनसांग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति आचार्य शिलभद्र थे। इत्सिंग 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया था। तारानाथ एक तिब्बती लेखक था, इसने कंग्यूर तथा तंग्यूर नाम की जो है रचना किया था। विभिन्न देशों में किया गया लोगों को प्रभावित करने वाली बीमारी को कहा जाता है क्या, तो इसको जो है महामारी कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी होगा। निम्न में से स्टोरेज की सबसे बड़ी इकाई कौन सा है, तो ये आपका हो जाएगा टेराबाइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए होगा। 1 बिट बराबर 0 या 1, 4 बिट बराबर 1 निब्बल, 8 बिट बराबर 1 बाइट, 1 किलोबाइट केबी में देखेंगे तो आपका 1024 बाइट, 1 मेगाबाइट एमबी में देखेंगे तो 1024 किलोबाइट, 1 गीगाबाइट यानी जीबी में देखेंगे तो 1024 मेगाबाइट और 1 टेराबाइट जो है 1024 गीगाबाइट हो जाएगा। ये आपका मैथ का क्वेश्चन है। आगे हम बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे। संसाधित भोजन को संरक्षित करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग परिरक्षक के रूप में जो है किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए होगा सोडियम मेटा बाइसल्फेट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए।
देखिए सोडियम मेटाबाइसल्फेट का उपयोग कीटाणुनाशक जैसे बेकरी उत्पाद, आलू के चिप्स, सूखे फलों के रस, मसालेदार खाद्य पदार्थों को संरक्षित रखने के में किया जाता है, करने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग ऐसी दवाएं जिनमें एड्रेनालाइन, उसके बाद एनेस्थेटिक्स, पैरासीटामोल और एंटी फंगल लिखा गया है, कॉर्टिको स्टेरॉइड्स और होमोरा हाइड्रल क्रम एवं आई ड्रॉप के निर्माण में शामिल है। अगला है कि ऑर्थोसल्फो बेंजीमाइड, जिसे सैकरिन भी कहते हैं, प्रथम लोकप्रिय कृत्रिम मधुरक हैं। इसकी खोज जो है 1879 ईस्वी में हुआ था। यह सुक्रोज से 550 गुना जो है अधिक मीठी होती है। बाजार में बिकने वाला कुछ प्रमुख कृत्रिम जो है मधुरक है और इम्पोर्टमेंट सैकरिन, सुक्रालोज एवं एलिटेम है। अगला है कि डाइक्लोफेनेक सोडियम आमतौर पर ऑस्टियो आर्थराइटिस, रूमेटाइड आर्थराइटिस, महामारी में होने वाले तीव्र दर्द, माइग्रेन और एंकीलोसिंग यानी ऐसा इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस जो जोड़ों और स्पाइनल को प्रभावित करता है, इसके कारण होने वाले दर्द, सूजन या इन्फ्लेमेशन में छुटकारा दिलाने में मदद करती है। सोडियम ट्राईपॉलीफॉस्फेट ट्राईफॉस्फोरिक एसिड का जो है सोडियम नमक है। किस माह में भारतीय वायुसेना दिवस जो है मनाया जाता है? तो ये आपको हो जाएगा अक्टूबर, ऑप्शन नंबर बी। भारतीय वायुसेना जो है आपका 8 अक्टूबर, भारतीय थल सेना दिवस जो है 15 जनवरी, भारतीय नौसेना दिवस जो है 4 दिसंबर, संविधान दिवस जो है आपका 26 नवंबर को मनाते हैं। भारत इजरायली कारमेल का उत्पादन शुरू करेगा। कारमेल क्या है? तो ये आपका राइफल है। इजराइल की एक खुफिया एजेंसी की बात करते हैं तो ये आपका मोसाद है। निम्न में से कौन से एक जो है ध्वनि की इकाई है? तो आप सभी को पता है दोस्तों, आपका डेसिबल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है आपका बी होगा। देखिए 45 डेसिबल तक की ध्वनि को कर्णप्रिय यानी कर्णप्रिय एवं मानवीय स्वास्थ्य के लिए जो है सर्वाधिक सुरक्षित बताया गया है। थोड़ा सा क्वालिटी आपका डाउन है दोस्तों, थोड़ा सा क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा। बोला कि प्रतिध्वनि किसी परावर्तन वस्तु जैसे किसी इमारत अथवा किसी पहाड़ के निकट जोर से चिल्लाने या ताली बजाने पर कुछ समय पश्चात वही ध्वनि फिर से सुनाई देती है। पुनः सुनाई देने वाली ध्वनि को जो है प्रतिध्वनि कहते हैं। हमारे मस्तिष्क में ध्वनि की संवेदना लगभग 0.1 सेकेंड तक बनी रहती है। अंतः स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए मूल ध्वनि तथा परावर्तित ध्वनि के बीच कम से कम 0.1 सेकेंड का समयांतराल जो है आवश्यक होना चाहिए। कैलोरी ऊर्जा का इकाई है। विद्युत धारा की इकाई जो है आपका एम्पियर है। वोल्ट जो है आपका विभवांतर की इकाई है। सतत विकास पर विश्व शिखर सम्मेलन 2002 में जो है कहाँ पर हुआ था? तो आपका जोहान्सबर्ग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। देखिए 22वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2023 का जो है आयोजन नई दिल्ली में हुआ था। इसका आयोजन एवं एनर्जी एंड रिसोर्सेस इंस्टीट्यूट द्वारा जो है किया गया था। यह आपका थीम दिया गया है। दक्षिण अफ्रीका में प्रवास के दौरान महात्मा गांधी ने कौन सी पत्रिका प्रकाशित किया था? तो आपका इंडियन ओपिनियन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इंडियन ओपिनियन। नवजीवन पत्रिका संपादक जो है महात्मा गांधी थे। 1870 ईस्वी में केशव चंद्र सेन भारतीय सुधार संघ के संस्थापक थे। न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ समाचार पत्र के संस्थापक कौन है? तो एनी बेसेंट थी। सितारों के टिमटिमाने का कारण क्या है? तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर, सितारों के प्रकाश का वायुमंडलीय अपवर्तन, ऑप्शन नंबर ए होगा। देखिए पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने के पश्चात पृथ्वी के पृष्ठ पर पहुंचने तक तारे का प्रकाश निरंतर अपरिवर्तित होता रहता है। वायुमंडलीय अपवर्तन उसी माध्यम में होता है जिसका क्रमिक परिवर्ती अपवर्तनांक हो, क्योंकि वायुमंडल तारे के प्रकाश को अभिलंब की ओर झुका देता है। अतः तारे की आभासी स्थिति उसकी वास्तविक स्थिति से कुछ भिन्न प्रतीत होती है। देखिए चूंकि तारे बहुत दूर है अतः वे प्रकाश के बिंदु स्रोत के सन्निकट हैं। क्योंकि तारे से आने वाली प्रकाश किरणों का पथ थोड़ा थोड़ा परिवर्तित होता रहता है, अतः तारे की आभासी स्थिति विचलित होती रहती है। अतः आँखों में प्रवेश करने वाले तारों के प्रकाश की मात्रा झिलमिलाती रहती है। तारों का रंग उनके तापमान पर निर्भर करता है और उनकी आयु का सूचक है।
और जो तारा जितना चमकीला होता है उसकी आयु उतनी कम होती है। तारों में पाए जाने वाले गैसों में हाइड्रोजन 71%, हीलियम 26.5 तथा अन्य तत्व जो है आपका 2.5% होते हैं। तारों में हाइड्रोजन का हीलियम में संलयन की प्रक्रिया जो है पाई जाती है। प्रभाव कीटाणुनाशक जो कि उपकरणों की सतह को साफ करने के लिए उपयोग में लिया जाता है वो आपका कौन सा है? तो ये आपका सोडियम मेटासिलिकेट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। कीटाणुनाशक वह प्रक्रिया है जिसका उपयोग जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए किया जाता है। ओजोन, क्लोरीन डाइऑक्साइड और क्लोरीमीन को सामान्यतः कीटाणुनाशक के रूप में उपयोग किया जाता है। सोडियम मेटासिलिकेट का उपयोग जो है अग्निरोधक मिश्रण, कपड़े धोने, डेयरी, धातु और फर्श की सफाई करने में, कीटनाशक, साबुन और सिंथेटिक डिटर्जेंट में जो है किया जाता है। अगला है कि प्रतिरोधियों को सजीव ऊतकों जैसे घाव, चोट, व्रण यानी अल्सर और रोगग्रस्त त्वचा की सतह पर लगाया जाता है। फ्यूरासिन और सोफ्रामाइसिन इत्यादि जो है इनके उदाहरण हैं। साधारणतः प्रयुक्त किया जाने वाला प्रतिरोधी डेटॉल, क्लोरोजाइलियन तथा टर्पिनियोल का मिश्रण होता है। अगला कि साइट्रिक अम्ल नींबू, संतरा और अन्य खट्टे फलों में पाया जाता है। टार्ट्रिक अम्ल इमली में पाया जाता है। आयोडीन का उपयोग देखेंगे तो आपको कीटाणुनाशक के रूप में औषधियों के उत्पादन में टिंचर आयोडीन में जो है बनाने में इसका उपयोग होता है। दंडकारण्य का पठार किस राज्य में स्थित है? तो ये आपको छत्तीसगढ़ में है। ऑप्शन नंबर सी। यह उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना एवं आंध्र प्रदेश में विस्तृत तेलंगाना आंध्र पठार। इस पठार की दो सूक्ष्म इकाइयाँ जैसे तेलंगाना एवं रॉयल सीमा उच्च भूमि का रॉयल सीमा पठार का एक समतल भूमि है। तमिलनाडु का पठार, यह पठार दक्षिणी सह्याद्री तथा तमिलनाडु तटीय मैदान पर विस्तृत है। अगला है कि जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के हालिया प्रकाशन में निम्न जगह पर पक्षियों की 428 प्रजातियों के बारे में बात किया गया है। तो ये आपका सुंदरवन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। देखिए, लोनार झील महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। सुर सरोवर झील उत्तर प्रदेश में स्थित है। सांडी पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में स्थित है। कैल्शियम की कमी से बच्चों में क्या होता है? तो इसका आंसर देखिए स्टार दिया गया है, क्योंकि रिकेट्स और सूखा रोग भी होता है। तो रिकेट्स भी दिया गया है और सूखा रोग भी दिया गया है। विटामिन डी, कैल्सीफेरॉल की कमी से रिकेट्स यानी बच्चों में और ऑस्टियोमलेशिया वयस्क में होता है। सूखा रोग विटामिन डी या फिर कैल्शियम की कमी से होता है। रक्ताल्पता विटामिन B12 यानी साइनोकोबालामिन की कमी से होता है। विटामिन ए, रेटिनॉल की कमी से रतौंधी नामक रोग होता है। अगला है कि माइकोटॉक्सिन उत्पादित होते हैं तो कवक द्वारा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। देखिए, माइकोटॉक्सिन स्वाभाविक रूप से कुछ कवकों द्वारा उत्पादित विषाक्त पदार्थ होते हैं और भोजन में पाए जाते हैं। विभिन्न फसलों और खाद्य पदार्थ जैसे कि अनाज, नट, मसाले, सूखे फल, सेब और कॉफ़ी। सेब में अक्सर ये गर्म और आर्द्र परिस्थितियों में बढ़ते हैं। अगला है कि फुसेरम टॉक्सिन। फुसेरम फफूंदी ज्वार की फसल को दूषित करती है। इसमें T2 नाम जो है विषाक्त पदार्थ पाया जाता है। अगला है कि एफ्लाटॉक्सिन। एस्परजिलियस फ्लेवस नामक फफूंदी इसका कारण है, जो कि मूंगफली, मक्का, ज्वार, गेहूं, चावल आदि के गीले अवस्था में भंडारण के रूप में जो है भंडारण से उत्पन्न होता है। जीवाणु द्वारा फैलने वाले रोग जैसे निमोनिया, टिटनेस, ब्यूटिलिज्म, मियादी बुखार, कुष्ठ रोग, हैजा, क्षय रोग, डिप्थीरिया, काली खांसी, प्लेग और सिफिलिस आदि। वायरस से उत्पन्न होने वाले रोग जैसे चिकन पॉक्स, चेचक, स्मॉल पॉक्स, मम्पस, जुखाम, इन्फ्लुएंजा, रूबेला, पोलियो, रेबीज, एड्स, टाइफस, खसरा, हेपेटाइटिस या फिर पीलिया, मेनिंजाइटिस, गलसोथ, डेंगू बुखार, हड्डी तोड़ बुखार इसे बोलते हैं, और इबोला, स्वाइन फ्लू, जिका वायरस, बर्ड फ्लू, चिकनगुनिया आदि। प्रोटोजोआ द्वारा उत्पन्न रोग जैसे मलेरिया, पायरिया, पेचिस, कालाजार, ये सब आपका जो है क्या बोलते हैं प्रोटोजोआ से होता है। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, बोला कि संदर्भ समूह है। संदर्भ समूह है तो इसका सही आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी होगा, आकांक्षा समूह हो जाएगा। बी जो है इसका सही उत्तर होगा। मिलान करके बताना है। देखिए,
इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये आपको हो जाएगा तीसरे में जाएगा, यानी दोहन झिल्ली होगा। लाइसोसोम आपका हो जाएगा एकल झिल्ली। राइबोसोम हो जाएगा झिल्ली विहीन, है ना, झिल्ली विहीन हो जाएगा। देखते हैं दोस्तों, खोज जो है आपका अल्टमेन 1886 में नामकरण जो है सी बेंडा यानी कार्ल बेंडा ने किया था। यह जो है अंडाकार होती है। इसे कोशिका का शक्ति यानी पावर हाउस कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया जीवाणु और नील हरित शैवालों को छोड़कर पौधों एवं प्राणियों की सभी सजीव कोशिकाओं में पाई जाती है। माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए, आरएनए एवं राइबोसोम पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया यूकेरियोटिक कोशिकाओं में पाई जाती है तथा प्रोकैरियोटिक कोशिका में इनके समतुल्य रचना जो कि मिसोसोम कहलाती है, जो शोषण कार्य तथा कोशिका विभाजन का कार्य करती है। लाइसोसोम, देखिए लाइसोसोम गोल आकार की एक परत वाली झिल्ली में घिरी संरचना होती है। इसका निर्माण जो है गाल्जिकाय अथवा अंतः प्रद्रवी जलिका से होती है। इसका मुख्य कार्य अंतः जो है कोशिकीय पाचन, कोशिका विभाजन एवं जीर्ण कोशिका को नष्ट करता है। इसे आत्महत्या की थैली के नाम से दोस्तों जाना जाता है। इसकी खोज जो है आपका डी डुबे 1955 में किया था। स्तनधारियों की लाल रक्त कणिकों में लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। राइबोसोम, इसकी खोज सर्वप्रथम रॉबिन्स एवं ब्राउन ने 1953 ईस्वी में पादप कोशिका में तथा जॉर्ज पलाडे ने 1955 में जंतु कोशिका में किया था। इसका नामकरण जो है वर्ष 1958 ईस्वी में रॉबर्ट के द्वारा किया गया था। यह दोनों प्रकार की कोशिकाओं प्रोकैरियोटिक और यूकेरियोटिक में पाया जाता है। यह प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेता है। इसे प्रोटीन का उत्पादन स्थल अर्थात प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। आरएनए एवं प्रोटीन की उपस्थिति कारण जो इसे राइबोन्यूक्लियो प्रोटीन कण भी कहते हैं। अगला है कोशिका झिल्ली में सर्वाधिक प्रचुर लिपिड है, तो आपका फास्फोलिपिड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। कोशिका झिल्ली यह अर्धपारगम्य झिल्ली है जिसकी ऊंचाई जो है, जिसकी मोटाई देखेंगे तो आपका 25 एंगस्ट्राम से 75 एंगस्ट्राम तक होती है। यह फास्फोलिपिड एवं प्रोटीन से बनी होती है। आगे क्या है दोस्तों, कि जीव द्रव्य कला विसरण, जल प्रासरण क्रिया, पारगम्यता, एटीपी बनाने एवं इलेक्ट्रॉन के आवागमन हेतु माध्यम का कार्य करती है। ग्लाइकोलिपिड्स जटिल लिपिड होते हैं। इनमें जो है कार्बोहाइड्रेट, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल समूह होते हैं। वे अनिवार्य रूप से ऐसे यौगिक हैं जिनमें ग्लाइकोलिसिडिक, है ना, लिसिडिक लिंकेन से बंधे एक अधिक अणु होते हैं। ग्लाइकोलिपिड से विभिन्न ऊतकों, मस्तिष्क और तंत्रिका कोशिकाओं में पाए जाते हैं। गाल्जिकाय ग्लाइकोप्रोटीन व ग्लाइकोलिपिड निर्माण का प्रमुख स्थल है। रेगिस्तानी पौधे की पत्तियों पर क्यूटिन नामक एक मोमी पदार्थ होती है जो पानी की कमी को रोकने में मदद करता है। क्यूटिन एक सुरक्षात्मक परत बनाती है जो वाष्पोत्सर्जन को कम करता है। अगला है 2021 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने किया था, तो ये आपका इटली हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 2020 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी जो है आपका ब्राजील करेगा। निम्न में से भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है, तो आप सभी को पता है, ऑप्शन नंबर भी 5 से 11 हो जाएगा, भाग 2 होगा। देखिए अनुच्छेद 13 कोई भी अध्यादेश, आदेश, उपविधि, नियम, विनिमय, अधिसूचना, कस्टम या व्यवहार जिसे कानून की शक्ति प्राप्त हो इसमें शामिल है। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समता। अनुच्छेद 15 धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार होगा। हल्दीबाड़ी चिलाहाटी रेल लिंक भारत को किस देश से जोड़ता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, जैसे बांग्लादेश से जोड़ता है। 56 साल बाद भारत बांग्लादेश चिल्हाटी हल्दीबाड़ी रेल लिंक 2021 में बहाल हुआ था, जो इंडो पाक युद्ध 1965 के समय बंद हुआ था। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग जो है लगभग 3900 किलोमीटर है, और ये आपका इसमें दिया गया है एनसीईआरटी के सत्र में 19-20 के पुस्तक में इसकी लंबाई जो है आपका 93-32 किलोमीटर माना जाता है। ये आपका मैथ का क्वेश्चन दिया गया है, तो आगे बढ़ते हैं। बोला कि द रिपब्लिकन एथिक वॉल्यूम 3 किसके रचयिता या फिर जो है किसके चयनित भाषणों का संकलन है, किसके चयनित भाषणों का संकलन है, तो ये आपका रामनाथ कोविंद, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। निम्न में से कौन सी विश्व की
व्यस्ततम नहर है, व्यस्ततम नहर है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, कील नहर। इसको पढ़ लेते हैं अच्छे तरीके से। देखिए कील नहर जो है स्थान जर्मनी, स्थिति की बात करते हैं उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर के बीच। पनामा नहर जो है आपका पनामा होगा, कैरिबियन सागर और प्रशांत महासागर के बीच। और वेलेंड नहर जो है कनाडा, इरी और ओंटारियो के बीच। स्वेज नहर की बात करते हैं तो मिस्र होगा, लाल सागर एवं भूमध्य सागर के बीच। इरी नहर की बात करते हैं तो अमेरिका, इरी झील और ह्यूरन झील को जोड़ता है। सू नहर अमेरिका हो जाएगा, सुपीरियर झील को ह्यूरन झील से जोड़ता है। और दोस्तों राइन नदी जर्मनी में स्थित है। नेक्स्ट है कि यदि किसी स्प्रिंग से धारा प्रवाहित कराई जाती है तो स्प्रिंग डैश होगी, तो ये आपका संकुचित हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी होगा। किसी सुल्तान ने दीवान अमीर कोही नामक नया विभाग जो है बनाया था, तो आपको हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन नंबर डी होगा। कौन से सुल्तान ने, तो आपका मोहम्मद बिन तुगलक होगा। सल्तनत काल के प्रमुख विभाग दिया गया, जैसे विभाग, संस्थापक और कार्य। जैसे दीवान अमीर कोही की बात करते हैं तो मोहम्मद बिन तुगलक, कृषि कार्य जो है यानी कृषि विभाग आपका कार्य है। दीवान बंदगन फिरोज शाह तुगलक होगा, दास विभाग से संबंधित है। दीवान खैरात फिरोज शाह तुगलक, दास विभाग होगा। दीवान इस्तिहाक फिरोज शाह तुगलक, पेंशन विभाग से संबंधित है। और हस्म ए कल्ब इल्तुतमिश केंद्रीय सेना हो जाएगा। हस्म ए अतरफ इल्तुतमिश सामंतों व प्रांतपतियों की सेना। दीवान ए अर्ज की बात करते हैं तो बलबन जो कि सैन्य विभाग आपका सही होगा। सिकंदर लोदी ने एक संस्कृत के आयुर्वेद ग्रंथ का फारसी में फरहंगे सिकंदरी के नाम से अनुवाद एवं गान विद्या के श्रेष्ठ ग्रंथ लज्जत ए सिकंदर शाही की रचना करवाई थी। नेक्स्ट के जानवरों में संग्रहित होने वाला प्राकृतिक बहुलक ग्लाइकोजन है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा, पॉलीसेकेराइड हो जाएगा, डी राइट होगा। देखिए पॉलीसेकेराइड मोनोसेकेराइड के कई अणुओं के मिलने से लंबी श्रृंखला वाली अघुलनशील पॉलीसेकेराइड का निर्माण होता है, जैसे स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेल्यूलोज और काइटिन आदि होगा। स्रोत देखेंगे तो जैसे कार्बोहाइड्रेट सभी प्रकार के अनाज जैसे गेहूं, मक्का, चावल, बाजरा, जौ, शक्कर, गुड़, शहद, सूखे फल, अंजीर, दूध, पके फल, शकरकंद तथा गन्ना आदि में जो है पाया जाता है। डाइसेकेराइड दो समान या भिन्न मोनोसेकेराइड अणुओं के संयोग से एक डाइसेकेराइड बनता है, जैसे माल्टोज बराबर ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज यहाँ पर बराबर सुक्रोज होगा। ग्लूकोज प्लस फैक्टोज लैक्टोज बराबर ग्लूकोज होगा और प्लस ग्लाइकोज। ये सभी मीठे एवं जल में घुलनशील होते हैं। माल्टोज अंकुरित बीजों, सुक्रोज गन्ना तथा लैक्टोज दूध शर्करा में होती है। लैक्टोज सर्वाधिक मात्रा में माता के दूध में होता है। मोनोसेकेराइड यह कार्बोहाइड्रेट की सबसे सरल अवस्था है, जैसे ग्लूकोज, ग्लैक्टोज, फ्रक्टोज आदि। यह मीठे फल एवं शहद में होती है। यह रंगहीन, घुलनशील तथा मीठे होती है, इसलिए इन्हें जो है शर्करा कहते हैं। ट्राइसेकेराइड यह कार्बोहाइड्रेट जिनके जल अपघटन से 3 मोनोसेकेराइड बनते हैं, तो उन्हें जो है ट्राइसेकेराइड कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण जो है प्राथमिक समूह है, तो आंसर होगा घनिष्ठ एवं आमने सामने का मेल मिलाप हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। प्राथमिक समूह देखिए प्राथमिक समूह के कई दुष्टांत हैं, परिवार, मित्र मंडली, जनजातीय समाज, पड़ोस और खेल समूह। इनके सदस्यों के बीच घनिष्ठ अनौपचारिक एवं प्रत्यक्ष संबंध होते हैं। इस समूह के सदस्यों में अपनत्व है ना, अपनत्व की भावना होती है। भारतीय गांव एवं प्राथमिक समूह गांव के लोग न केवल एक दूसरे को व्यक्तिगत रूप से जानते हैं, बल्कि वे प्रत्येक परिवार के इतिहास से जो है परिचित भी होते हैं। प्राथमिक समूह के लक्षण एक से अधिक व्यक्ति, संवेग, पारंपरिक पहचान, शारीरिक समीपता, लघु आकार, संबंधों की अवधि, सुरक्षितता, सजातीयता और आत्मनिर्भरता हो जाएगा। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है, यानी ये आपका दोस्तों मिलान करके बताना है, तो चलिए इसको आराम से आप मिला सकते हैं, आप चाहें तो वीडियो रोक करके मिला सकते हैं। ग्राम पंचायत दोस्तों आपका हो जाएगा ग्राम पंचायत आपका अनुच्छेद 40 से हो जाएगा। इसको हम डायरेक्ट यहाँ पर देखेंगे, आपका ये नीचे पूरा क्लियर दिया गया है, जैसे ग्राम पंचायत अनुच्छेद 40, समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44, कृषि और पशुपालन का संगठन अनुच्छेद जो है आपका अनुच्छेद 48, कार्यपालिका से न्यायपालिका का जो पृथककरण है अनुच्छेद 50 आपका सही होगा। व्यापार एवं प्रशुल्क पर समझौता की स्थापना कहाँ हुई थी, तो ये आपका जेनेवा में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी होगा। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद
बहुत से राष्ट्रों ने मिलकर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रसार करने के प्रयास शुरू किए। 1947 में जिनेवा में 23 देशों ने प्रशुल्क और व्यापार संबंधी समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते को गेट के नाम से भी दोस्तों जाना गया, जो जनवरी 1948 में लागू हुआ। प्रारंभ में गेट की स्थापना एक अस्थायी प्रबंधन के रूप में किया गया था, किंतु कालांतर में यह जो है एक अस्थायी समझौता बन गया। गेट का मुख्यालय जेनेवा में था। इसका मुख्य उद्देश्य देशों के बीच संरचनात्मक प्रतिबंधों को कम करना था। सबसे अधिक प्रिय राष्ट्र का सिद्धांत गेट से संबंधित था। 8वां दौर 1986 से 94 इनका अंतिम दौर था। 8वें दौर यानी उरुग्वे दौर में ही बौद्धिक संपदा अधिकार संबंधित विषय गेट में सम्मिलित किए गए। डंकन प्रस्ताव। गेट के उरुग्वे दौर यानी चक्र के परिणाम स्वरूप गेट का स्थान पर WTO की स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुआ था। ध्यातव्य है कि बौद्धिक संपदा अधिकार से संबंधित व्यापार पहलू तथा व्यापार से संबंधित निवेश जो है उपाय डंकन प्रस्ताव से ही जो है संबंधित हैं। अगला कि भारत द्वारा CMS-01 नामक संचार सैटेलाइट छोड़ा गया। यह किसका जो है प्रतिस्थापन है? तो इसका आंसर हो जाएगा GSAT-12 का, ऑप्शन नंबर सी होगा। GSAT-12 भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा विकसित किया गया है। इसका प्रक्षेपण जो है 25 दिसंबर 2013 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से जो है हुआ है। आगे हमारा है कि 2021 का शांति के लिए नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? तो मारिया रेसा और दिमित्री मुराटेव, ऑप्शन नंबर जो है बी सही आंसर होगा। वेबर के अनुसार सामाजिक विज्ञान का पूर्ण उद्देश्य सामाजिक क्रिया की डैश सोच के विकास करना है। तो ये आपका व्याख्यात्मक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। देखिए, मैक्स वेबर एक जर्मन समाजशास्त्री थे। उनके कार्यों में धर्म और पूंजीवाद का उदय, आदर्श प्रकार, आदर्श नौकरशाही एवं नौकरशाही के कार्य पद्धति, सत्ता शक्ति और आदि शामिल हैं। मैक्स वेबर दूरखीम के समकालीन थे। वेबर मार्क्स के विचारों से प्रभावित थे, किंतु अनेक बिंदुओं पर वह जो है मार्क्स से असहमत भी थे। कार्ल मार्क्स के अनुसार सामाजिक परिस्थितियों और घटनाओं में परिवर्तन आर्थिक परिस्थितियों में परिवर्तन से आता है, जबकि वेबर ने इसका विरोध किया और यह बताने का प्रयास भी किया कि किस प्रकार धर्म सामाजिक परिवर्तन विशेषकर आर्थिक परिवर्तन का मुख्य कारण है। वेबर ने सोशियोलॉजी को परिभाषित करते हुए लिखा है कि समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो सामाजिक क्रिया के व्याख्यात्मक बोध द्वारा उसके दिशाक्रम एवं परिणामों के कार्य कारण जो है विश्लेषण पर पहुंचने का प्रयास करता है। अतः स्पष्ट है कि उन्होंने समाजशास्त्र के अध्ययन में सामाजिक क्रिया के अध्ययन पर विशेष बल दिया तथा इसे केंद्र बिंदु माना है। भारतीय मानक समय रेखा और कर्क रेखा छत्तीसगढ़ में एक दूसरे को काटती है। भारतीय मानक समय रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है? तो आंसर होगा तेलंगाना, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। देखिए, भारतीय मानक सीमा इलाहाबाद के निकट मिर्जापुर यानी नैनी से गुजरने वाले 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को माना जाता है, जो ग्रीनविच समय से 5.5 घंटा आगे है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर 5 राज्य से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश से होकर गुजरता है। भारतीय मानक समय रेखा और कर्क रेखा छत्तीसगढ़ में एक दूसरे को जो है काटती है। अगला हमारा मिलान करके बताना है। चलिए इसको मिलाते हैं। जैसे उष्णकटिबंधीय चक्रवात और संबंधित देश दिया गया, जैसे विली विली की बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया, हरिकेन USA और टाइफून जो है आपका चीन सही होगा। कौन सुमिलित नहीं है यानी हमारा गलत क्या? देखिए, पीट मृदा की बात करते हैं, गुजरात गलत हो जाएगा। पीट मृदा दोस्तों आप गुजरात नहीं होगा, आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। बाकी काली मृदा जो है महाराष्ट्र, लेटराइट मृदा जो है आपका तमिलनाडु और जलोढ़ मृदा की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश आपका हो जाएगा। मिट्टी के अध्ययन के विज्ञान को जो है मृदा विज्ञान यानी पेडोलॉजी कहते हैं। इसको थोड़ा सा इधर करते हैं ताकि क्लियर दिख पाए। देखिए, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने 1986 में देश में 8 प्रमुख तथा 27 गौण प्रकार की मिट्टियों का पहचान किया। प्रमुख 8 प्रकार की मिट्टी अधोलिखित है, यथा जलोढ़, लाल काली, लेटराइट, मरुस्थलीय, पर्वतीय, पीट व दलहनी और लवणीय एवं क्षारीय मृदा है। जलोढ़ मिट्टियाँ जलीय मिट्टियाँ विशाल मैदान, पंजाब से असम तक नर्मदा, तापी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी की घाटियों एवं केरल के तटवर्ती भागों में लगभग 15 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र। देश की बात करते हैं तो 43.4% भू क्षेत्र पर विस्तृत हैं। इन मिट्टियों की परिच्छेदिका उच्च भूमिका
में अपरिपक्व तथा निम्न भूमियों में परिपक्व है। बाढ़ के मैदान की कांप यानी मृदा को स्थानीय रूप से खादर कहा जाता है तथा पुरानी कांप जो अपरदन से अप्रभावित होती है बांगर कहलाती है। इन मृदाओं में पोटास, फास्फोरिक एसिड, चूना और जैव पदार्थ की प्रचुरता पाई जाती है, परंतु नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी होती है। यह मिट्टी धान, गेहूं, गन्ना, दलहन, तिलहन आदि की खेती के लिए जो है उपयुक्त होती है। अगला है काली मिट्टी, ब्लैक सॉइल्स। देखिए, काली मिट्टियों को स्थानीय रूप से रेगुर व उत्तर प्रदेश में करेल, काली कपास की मिट्टी तथा अंतर्राष्ट्रीय रूप से उष्णकटिबंधीय चरनोचम कहा जाता है। इस मिट्टी का विस्तार लगभग 5.46 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र यानी 16.6% भू क्षेत्र पर है। इनमें नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा जैविक पदार्थों की कमी होती है। इनमें जल धारण करने की क्षमता सर्वाधिक होती है, अतः ये जल से संतृप्त होने पर मृदा चिपचिपी हो जाती है तथा सूखने पर इनमें गहरी दरार उत्पन्न हो जाती है या फिर हो जाती है। कारण स्वरूप इस मृदा को स्वतः जुताई वाली मिट्टी यानी मृदा की उपमा जो है प्रदान किया गया है। इनमें उर्वरता अधिक होती है, अतएव ये जड़दार फसलों जैसे कपास, जूट, खट्टे फलों तथा चना, सोयाबीन, तिलहन, मोटे अनाजों, सफोला आदि की खेती के लिए यह उपयुक्त रहती है। लेटराइट मिट्टियाँ लगभग 1.26 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र इन देश के 3.7% भू क्षेत्र पर विस्तृत है। देश में इस प्रकार की मृदा का सर्वाधिक क्षेत्रफल क्रमशः केरल, महाराष्ट्र, असम में पाया जाता है। इनमें नाइट्रोजन, पोटास, चूना तथा जैविक पदार्थ की जो है कमी होती है। ये प्रायः कम उर्वरता वाली मिट्टियां हैं, किंतु उर्वरकों के प्रयोग में इनमें चाय, कहवा, रबर, सिनकोना तथा काजू आदि विविध प्रकार की बागानी खेती जो है सफलतापूर्वक की जाती है। पीट तथा दलहनी मृदाएं, पीट मृदाएं नम जलवायु में बनती हैं। सड़ी वनस्पतियों से बनी पीट मृदा का निर्माण केरल तथा तमिलनाडु के आर्द्र प्रदेशों में हुआ है। इन मृदाओं में जैविक पदार्थ व घुलनशील नमक की मात्रा अधिक होती है, किंतु इनमें पोटास तथा फास्फोरस की कमी होती है। ये मृदाएं काली, भारी व अम्लीय होती हैं। अगला है कि दलदली मृदाएं तटीय उड़ीसा, सुंदरवन, उत्तरी बिहार के मध्यवर्ती भागों तथा तटीय तमिलनाडु में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77। बोला कि हायाबुसा 2 मिशन किस अंतरिक्ष यानी एजेंसी का मिशन है? तो ये आपका जाक्सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। देखिए, जाक्सा यह जापान की सरकारी अंतरिक्ष संस्थान है। इसरो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन भारत का राष्ट्रीय अंतरिक्ष संस्थान है जिसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। नासा यह अमेरिका का अंतरिक्ष संस्थान है, इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। INSA भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी नई दिल्ली में स्थित है। यह आपका शॉर्टपुट का पूछ रहा है वजन कितना होता है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होता है 4 किलोग्राम होता है। महिलाओं के लिए पूछ रहा है। शॉर्टपुट इस खेल में एथलीट धातु के गेंद की बना होता है, जैसे पुरुषों के लिए बात करते हैं तो 7.26 किलोग्राम होता है। जीमैक्स संयुक्त नौसेना अभ्यास आप देखेंगे तो भारत व जापान हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। निबल निवेश प्राप्त करने हेतु सकल निवेश में क्या घटाया जाता है? तो आंसर होगा मूल्यह्रास, ऑप्शन नंबर डी। हमारे अंतिम निर्गत का हिस्सा पूंजीगत वस्तुएं भी होती हैं जिससे अर्थव्यवस्था के सकल निवेश की रचना होती है। इसमें मशीनें, औजार और उपकरण, भवन, कार्यात्मक का स्थान, गोदाम या आधारभूत संरचना जैसे सड़क हेतु हवाई अड्डा या घाट आदि हो सकते हैं। किंतु एक वर्ष में उत्पादित सारी पूंजीगत वस्तुओं पूर्व से विद्यमान पूंजी स्टॉक में अतिरिक्त वृद्धि नहीं करती है। अगला है कि पूंजीगत वस्तुओं के वर्तमान निर्गत का एक महत्वपूर्ण अंश विद्यमान पूंजीगत वस्तुओं के स्टॉक के अंश के रख रखाव और प्रतिस्थापन में चला जाता है। यही कारण है कि पूर्व से विद्यमान पूंजी स्टॉक में टूट फूट होती है और उसके रख रखाव एवं प्रतिस्थापन की आवश्यकता होती है। नए वर्ष में उत्पादित पूंजीगत वस्तुओं का एक हिस्सा विद्यमान स्टॉक में कोई अभिवृद्धि नहीं करता है और इसके मूल्य को निवल निवेश के माप को प्राप्त करने के लिए सकल निवेश से घटाने की आवश्यकता होती है। पूंजीगत वस्तुओं की नियमित टूट फूट का समायोजन करने के क्रम में सकल निवेश के मूल्य से किए गए लोप को मूल्यह्रास कहते हैं। निवेश बराबर सकल निवेश माइनस मूल्यह्रास। प्रत्यक्ष कर, देखिए केंद्र सरकार के प्रत्यक्ष कर आयकर, निगम कर, उपहार कर, भूमि एवं भवन कर, व्यय कर, संपत्ति कर, पूंजी लाभ कर, लाभांश कर, ब्याज कर, प्रतिभूति व्यवहार कर।
अप्रत्यक्ष कर की बात करते हैं तो केंद्र सरकार के अप्रत्यक्ष कर माइनस सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, वैट, जीएसटी आदि हैं। आगे हमारा दोस्तों है निम्न में से क्या पूंजी बाह्य प्रवाह नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी, ऋणों का भुगतान। देखिए, पूंजी खाते में मुद्रा के परिवर्तनीयता का आशय है। पूंजी अंत प्रवाह एवं बही प्रवाह में किसी मुद्रा को बाजार की दर पर दूसरी मुद्रा में परिवर्तन किया जाना है। अगला हमारा है कि रुपए की पूर्ण परिवर्तनीयता का अर्थ है चालू खाते और पूंजी खाते पर होने वाले सभी व्यवहारों को पूरा करने के लिए रुपए को किसी भी अंतर्राष्ट्रीय स्वीकृति मुद्रा में परिवर्तित करने की स्वतंत्रता। अगला कि एसएस तारापुर समिति का संबंध पूंजी खाते के पूर्ण परिवर्तनीयता से है। खाद्य श्रृंखलाओं के इंटरलॉकिंग पैटर्न को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन देखेंगे तो आपका खाद्य जाल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी खाद्य जाल। देखिए, पारिस्थितिकीय तंत्र में खाद्य जाल भोजन की दृष्टि से खाद्य श्रृंखला में उत्पादन जैसे पौधे, उपभोक्ता, जंतु एवं अपघटन, कवक एवं जीवाणु के बीच घनिष्ठ संबंध होता है। प्रकृति में खाद्य श्रृंखला एवं सीधी कड़ी के रूप में नहीं होती है। एक पारिस्थितिकीय तंत्र की सभी खाद्य श्रृंखलाएं कहीं न कहीं आपस में संबंधित होती हैं, अर्थात एक खाद्य श्रृंखला के जीवधारियों का संबंध दूसरी खाद्य श्रृंखलाओं के जीवधारियों से होता है। इस प्रकार अनेक खाद्य श्रृंखलाओं के पारस्परिक संबंध को खाद्य जाल खाद्य जाल कहते हैं। जल खाद्य एवं संपूर्ण समुदाय के सभी जीवों में संबंध स्थापित करता है। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि खाद्य जाल में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशित होते हुए भी पथों से होकर प्रवाहित होता है। खाद्य श्रृंखला किसी परिस्थितिकी तंत्र में खाद्य श्रृंखला विभिन्न प्रकार के जीवधारियों का वह क्रम है जिससे जीवधारी भोज एवं भक्षक के रूप में संबंधित रहते हैं और इनसे होकर खाद्य ऊर्जा का प्रवाह एक ही दिशा में होता है। फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन किया जाएगा, तो आपको हो जाएगा कतर, ऑप्शन नंबर बी। सामाजिक मूल्यों को आत्मसात करने की प्रक्रिया को डैश कहते हैं, तो समाजीकरण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी होगा समाजीकरण। देखिए, आधुनिक विचारों को आत्मसात करने की प्रक्रिया को आधुनिकरण कहते हैं। समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से मनुष्य समाज के विभिन्न व्यवहार, रीति रिवाज, गतिविधियां इत्यादि सीखता यानी आत्मसात करता है। अगला है कि पश्चिमीकरण की प्रक्रिया के दौरान भारत में पश्चिमी संस्कृति का प्रसार किया गया है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके कारण किसी गैर पश्चिम समाज के संस्थाओं, ज्ञान, विश्वास तथा मूल्यों में परिवर्तन स्वाभाविक हो सकता है या फिर हो जाता है। धर्मनिरपेक्षता, देखिए धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है कि राजनीति या किसी गैर धार्मिक मामलों से धर्म को दूर रखने तथा सरकार धर्म के आधार पर किसी से भी कोई मतभेद न करे। अगला है किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन अथवा समाप्ति की जा सकती है, तो राज्य विधानसभा की तत्व संबंधित संकल्प को पारित कर संसद द्वारा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी धातु हमारे बॉडी में ब्लड को थक्का बनाने के लिए जो है उत्तरदायी है? तो इसका आंसर आपको हो जाएगा कैल्शियम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। यह शरीर के लिए आवश्यक तत्व है। इनके प्रमुख कार्य जैसे अस्थि एवं दांतों का निर्माण करना, हृदय की धड़कन को संचालित करना, यह रक्त को जमने में सहायता करता है, यह एंजाइमों के स्रावित होने में सहायता करते हैं, यह नाड़ियों को स्वस्थ बनाते हैं। देखिए, फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन का उत्पादन यकृत से ही होता है जो रक्त को थक्का बनाने में जो है मदद करता है। हेपेरिन नामक पॉलीसेकेराइड का उत्पादन यकृत करता है जो शरीर के अंदर रक्त को जमने में रोकता है या फिर जमने से रोकता है। सोडियम 24 Na24 रक्त के थक्के का पता लगाने में सहायक करता है। सोडियम रक्तदाब नियंत्रित करने में सहायक होता है तथा जल का संतुलन बनाए रखता है। कॉपर यानी तांबा हीमोग्लोबिन तथा अस्थियों के निर्माण एवं इलेक्ट्रॉन संवाहक के रूप में कार्य करता है। फास्फोरस हड्डियों के विकास के लिए जरूरी है। एक सामान्य व्यक्ति की प्रतिदिन 0.5 से लेकर 0.9 ग्राम फास्फोरस की आवश्यकता होती है। रक्त में इसकी उपस्थिति से शारीरिक अम्ल क्षार संतुलन ठीक रहता है। कोशिका की बात करते हैं, रक्त में इसकी उपस्थिति से शारीरिक अम्ल क्षार संतुलन ठीक रहता है। कोशिका की ऊर्जा वाहन अणुओं तथा हाइड्रोजन ग्राही अणुओं में फास्फोरस आवश्यक घटक होता है। मैग्नीशियम,
देखिए मैग्नीशियम जो है मानव शरीर में कैल्शियम तथा फास्फोरस का उचित संतुलन एवं समन्वय बनाए रखने में महत्वपूर्ण कार्य करता है। ग्लाइकोलाइसिस तथा वसा उपापचय में यह सहकारक का कार्य करता है। पोटेशियम कोशिका द्रव में धनायन के रूप में पाया जाता है। यह पेशीय संकुचन तंत्रिका आवेग का संचरण शरीर में विद्युत अपघट्य संतुलन को बनाए रखने में मदद करता है। निम्नलिखित में से सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे? तो यानी सत्यशोधक पूछ रहा है तो ज्योतिबा राव फुले, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। सत्यशोधक समाज है ना, यहाँ पर देखिए अलग तरीके से लिखा गया है, अलग अलग सत्यशोधक समाज 24 सितंबर 1873 में महाराष्ट्र के पुणे ज्योतिबा राव गोविंद राव फुले द्वारा जो है स्थापित किया गया एक सामाजिक सुधार समाज था। राजा राम मोहन राय इन्होंने 1815 ईस्वी में आत्मीय सभा एवं 1825 ईस्वी में वेदांत कॉलेज की स्थापना की थी। भारतीय पुनर्जागरण का जनक राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर, अतीत और भविष्य के मध्य सेतु, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक, आधुनिक भारत का पिता, प्रथम आधुनिक पुरुष तथा युगदूत कहा जाता है। समाधि जो है आपका ब्रिस्टल इंग्लैंड में है। मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दिया था। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में कलकत्ता में किया गया था। आर्य समाज की स्थापना 1875 में मुंबई में दयाराम साहनी ने किया था। महात्मा गांधी साबरमती आश्रम की स्थापना अहमदाबाद में 1916 ईस्वी में किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत का मानक यामोत्तर है? तो आंसर हो जाएगा 82.5 डिग्री पूरब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। भारत का मानक समय इलाहाबाद के निकट नैनी से गुजरने वाली 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को माना गया है। जहरीली पदार्थ जो हरे आलू में पाया जाता है वो आपका कौन सा है? तो ये आपको जगह 16(9) हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। 16(9) आलू और नाइट सेट परिवार के अन्य पौधे जैसे टमाटर एवं बैगन में भी पाया जाता है। इसकी एक छोटी मात्रा जहरीला हो सकता है और खुराक घातक भी हो सकता है। आलू में सोलोनिन की हरे रंग की त्वचा जैसे दिखती है। बहुत कड़वा स्वाद के साथ इसकी विषाक्तता दस्त एवं उल्टी का कारण जो है बन सकता है या फिर बनता है। अगला है कि अर्गट के कैल्वीसेट्स फुसीफार्मिस नामक अवस्था में पेरिफेरल ग्रैंस उत्पन्न हो जाता है। इसकी विषाक्तता से उल्टी चक्कर आने लगते हैं, क्रोनिक रोग उत्पन्न हो जाता है। टिप्सिन अवरोधक एवं प्रोटीन और एक प्रकार का सेटिन प्रयोग अवरोधक है। अगला कि सेंगुनाइरिन एक जहरीला पॉलीसाइक्लिन अमोनियम आयरन है। इसे कुछ पौधे से जो है निकाला जाता है। अमीर खुसरो का जन्म स्थली जो तूतीय हिंद के नाम से जाना जाता है वो आपका कौन सा है? तो पटियाली, ऑप्शन नंबर बी होगा। देखिए अमीर खुसरो जन्म जो है 1253 ईस्वी में एटा जिला उत्तर प्रदेश के पटियाली नामक स्थान पर हुआ था। वास्तविक नाम मोहम्मद अबुल हसन यमुनुद्दीन है। गुरु निजामुद्दीन औलिया, उपाधि तूतीय हिंद, संगीतज्ञ और तुर्क उल्लाह औलिया के द्वारा दिया गया। अमीर जो है जलालुद्दीन खिलजी ने दिया था। इसने 8 सुल्तानों का कार्यकाल देखा है। आविष्कार जो है उर्दू, खड़ी बोली, सितार, कव्वाली। साहित्य की बात करते हैं तो किरान उस सादेन 1289 में। इसे हिंदी में 2 सितारों का मिलन, मिफ्ताह उल फुतूह, आशिका नूह सिपीह भारत की प्रशंसा की, तुगलकनामा। अन्य ग्रंथ जैसे नाज उल फुतूह, तारीख ए दिल्ली, फतहनामा और खमसा ए पंचगज हो जाएगा। अगला के चक्राकार प्रवाह के आरेख के अनुसार उत्पादन के कारणों है ना कारकों के बाजार में तो परिवार खरीदार होते हैं, वो फर्म विक्रेता होते हैं, ऑप्शन नंबर ए होगा। उत्पादन यानी तैयार माल में इनपुट कच्चे माल को बदलने परिवर्तन करने की एक प्रक्रिया है जो उत्पादन का अर्थ है। माल और सेवा का निर्माण यह मानव की इच्छाओं को पूरा करने के लिए किया जाता है। यह प्रकार उत्पादन परिवर्तन की एक प्रक्रिया है। भूमि, श्रम, पूंजी, प्रबंध एवं साहस जोखिम उत्पादन के 5 साधन होते हैं। डेविस कप से संबंधित आपका कौन सा है? तो ये आपका टेनिस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। फुटबॉल की बात करते हैं तो रोबर्ट्स कप, संतोष ट्रॉफी, डुरंड कप, सुब्रतो कप और नेहरू कप हो जाएगा, यानी नेहरू गोल्ड होगा। बास्केटबॉल नेहरू कप
देखिए नेहरू गोल्ड आपका फुटबॉल से है, नेहरू कप आपका बास्केटबॉल से है, फेडरेशन कप जो है आपका बास्केटबॉल से है। अगला कि लोचदार मांग की स्थिति में कीमत में वृद्धि होने पर, तो कुल आगम घट जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। देखिए लोचदार मांग जब वस्तु की मांग परिवर्तन का अनुपात उसके मूल्य में परिवर्तन के बराबर होता है तब ऐसी वस्तु की मांग लोचदार मांग कहलाती है। गिफेन वस्तु ऐसी वस्तु जिसमें मूल्य में कमी, मांग में कमी लगता है, अर्थात गिफेन वस्तु पर मांग का नियम लागू नहीं होता है। क्या होता है जब वाहित मल का विसर्जन किसी अनुप्रवाह जल में किया जाता है, तो आपका घोलीय ऑक्सीजन का गिरना, ऑप्शन नंबर सी होगा। देखिए जल के एक नमूने के निश्चित आयतन में उपस्थित कार्बन पदार्थों को विखंडित करने के लिए जीवाणु द्वारा आवश्यक ऑक्सीजन को जैव रासायनिक है ना, जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग बीओडी कहा जाता है। अंतः जल में बीओडी की मात्रा कार्बनिक पदार्थ को जैविक रूप से विखंडित करने के लिए आवश्यक ऑक्सीजन की मात्रा होती है। स्वच्छ जल की बीओडी का मान 5 ppm से कम होता है, जबकि अत्यधिक प्रदूषित जल में बीओडी का मान जो है 17 ppm या इससे भी अधिक जो है पहुंच जाता है। अगला है कि वाहित मल घरों, उद्योगों, अस्पतालों, कार्यालयों और अन्य उपयोगों के बाद प्रवाहित किए जाने वाला अवशिष्ट जल होता है। इसमें वर्षा जल की जल भी सम्मिलित है, जो तेज वर्षा के समय गलियों से बहना, सड़कों और छतों से बहाकर आने वाला वर्षा जल अपने रसायन हानिकारक पदार्थों को ले लेता है। और वाहित मल द्रवरूपी अवशिष्ट होता है। इसमें अधिकांश जल होता है जिसमें घुले हुए निलंबित अपद्रव्य होते हैं। बोर के सिद्धांत के अनुसार परमाणु की त्रिज्या व मुख्य क्वांटम संख्या संबंध में दिया गया है। आंसर आपका सी सही हो जाएगा। पढ़ते इसको हम। देखिए बोर के परमाणु मॉडल 1913 में नील्स बोर ने रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के प्लांक के क्वांटम सिद्धांत को लाकर हाइड्रोजन परमाणु के स्पेक्ट्रम की सफल व्याख्या की तथा परमाणु का एक नया मॉडल दिया। इस मॉडल को बोर का परमाणु मॉडल कहा जाता है, जो बोर के निम्नलिखित अभिगृह्यतों पर आधारित है। परमाणु के केंद्र पर धनावेशित नाभिक होता है। इसका आवेश Ze के बराबर होता है, जहां Z परमाणु क्रमांक तथा E इलेक्ट्रॉन के आवेश के परिणाम का धन आवेश है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्तीय कक्षाओं में घूमता रहता है। इन कक्षाओं में घूमने वाले इलेक्ट्रॉन विकिरण नहीं उत्पन्न होते या फिर करते हैं। इन कक्षाओं को अस्थायी कक्षाएं कहा जाता है। किसी भी अस्थायी कक्षा के लिए इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच क्रियाशील आकर्षण बल आवश्यक अभिकेंद्र बल प्रदान करता है। इलेक्ट्रॉन की सभी कक्षाएं संभव नहीं होती हैं। इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में घूम सकते हैं जिनमें उनका कोणीय संवेग r/2 पाई का पूर्णांक गुणज होता है, जहां h प्लांक का सार्वत्रिक स्थिरांक है। इसे बोर क्वांटीकरण प्रतिबंध कहा जाता है। यदि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m हो तो v का वेग से r त्रिज्या वृत्तीय कक्षा में घूम रहा हो। इसका कोणीय संवेग MEVR होगा बोर के इस अधिगृहित के अनुसार। जब परमाणु के किसी इलेक्ट्रॉन को बाह्य स्रोत से ऊर्जा प्राप्त होता है तो वह अपनी अस्थायी कक्षा को छोड़कर ऊंची अस्थायी कक्षा में चला जाता है, और जब एक इलेक्ट्रॉन किसी ऊंची अस्थायी कक्षा से नीचे की अस्थायी कक्षा में आता है, अर्थात जब उसका संक्रमण होता है, तो ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। इस प्रकार से उत्सर्जित या फिर अवशोषित ऊर्जा इलेक्ट्रॉन की दोनों कक्षाओं में ऊर्जा के अंतर के बराबर होती है तथा उत्सर्जित या अवशोषित ऊर्जा क्वांटम का फोटॉन HU के रूप में होती है। अर्थात क्वांटम सिद्धांत पर आधारित बोर का उपयुक्त परमाणु मॉडल आधुनिक भौतिकी का मूल आधार है। इसके लिए उन्हें 1922 में नोबेल पुरस्कार से जो है सम्मानित भी किया गया था। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का बोर सिद्धांत। देखिए बोर के अनुसार हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन घूमता है। मान लिया कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान Me और आवेश E है, तब नाभिक पर धन आवेश का परिणाम जो है +E होगा। मान लिया कि इलेक्ट्रॉन V से त्रिज्या r की कक्षा में घूम रहा है, तो चित्र जो है यहाँ पर दिख दिया गया। इस वृत्तीय गति के लिए आवश्यक अभिकेंद्रीय बल नाभिक द्वारा इलेक्ट्रॉन पर स्थित वैद्युत या कूलाम आकर्षण बल द्वारा जो है प्रदान होता है।
इस प्रकार जो कक्षाएं संभव है उनकी त्रिज्या n के पावर 2 समानुपाती होती है, क्योंकि समीकरण 2.5 में शेष राशियां नियतांक हैं। अंतः क्रमागत कक्षाओं की त्रिज्या पूर्णांक 1 2 3 डैश के वर्ग के अनुपाती होती है, समानुपाती होते हैं। इन्हीं पूर्णांकों को संगम कक्षाओं की क्वांटम संख्या कहा जाता है। देखिए हाइड्रोजन परमाणु के लिए प्रथम और सबसे कम क्वांटम संख्या n बराबर 1 की कक्षा की त्रिज्या का मान लगभग 5 × 10 के पावर -11 m प्राप्त होती है, जिसे बोर त्रिज्या कहते हैं। हाइड्रोजन परमाणु की कुल ऊर्जा इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा और परमाणु की स्थितिज ऊर्जा के योग के बराबर होती है। इसको आप आराम से देख लीजिएगा। देखिए उपयुक्त सूत्र से हाइड्रोजन परमाणु की ऊर्जा, जिसे कक्षीय ऊर्जा कहा जाता है, प्राप्त होती है जब उसका इलेक्ट्रॉन nवें क्वांटम कक्षा में घूम रहा होता है। तो इस सूत्र में n के अतिरिक्त सभी राशियां नियत है। अतः परमाणु की ऊर्जा क्वांटम संख्या के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ऊर्जा के साथ लगा ऋणात्मक चिन्ह यह बताता है कि n के बढ़ने पर ऊर्जा का वास्तविक मान बढ़ता है। अंतः बाह्य कक्षाओं की ऊर्जा अंदर के कक्षाओं की ऊर्जा से अधिक होती है। चूंकि प्रथम कक्षा के संगत ऊर्जा न्यूनतम होती है, अंतः यह सबसे अधिक अस्थायी होता है। अर्थात सामान्यतः अवस्था में इलेक्ट्रॉन इसी कक्षा में घूमता है। स्रोत 12 यहाँ पर देखिए लिया गया, कक्षा 12 से लिया गया ये सब। अगला कि भारत में नवरात्रि पर्व पर मैकडोनाल्ड विशुद्ध पिरामिस हो जाता है। इसका उदाहरण आप देखेंगे तो आपका भू स्माईकरण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। देखिए सार्वभौमिकरण का हिंदी रूपांतरण है। इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग इंग्लैंड में किया गया था। वहाँ प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य एवं निःशुल्क करने का उद्देश्य शिक्षा को देश के निश्चित आयु के सभी बच्चों को सुलभ कराना था। इसी के लिए उन्होंने यूनिवर्सलाइजेशन अर्थात सार्वभौमिकरण शब्द का प्रयोग किया। वर्तमान में सार्वभौमिकरण का क्षेत्र व्यापक भारतीय संविधान के अनुच्छेद 45 में निर्देश है। यह है कि राज्य संविधान लागू होने के समय से 10 वर्षों के भीतर 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था जो है करानी है या फिर करवानी है। भारत में शिक्षा के सार्वभौमिकरण से अभिप्राय कक्षा 1 से 8 के बच्चों को 100% शिक्षा सुलभ कराना एवं बच्चे बीच में विद्यालय छोड़कर न जाएं, 100% बच्चों को रोके रहना तथा 100% कक्षा में उत्तीर्ण करना है। धर्मनिरपेक्षता, देखिए धर्मनिरपेक्षता एक जटिल तथा गत्यात्मक अवधारणा है। इस अवधारणा का प्रयोग सर्वप्रथम यूरोप में किया गया। यह है कि ऐसी विचारधारा है कि जिसमें धर्म और धर्म से संबंधित विचारों को इहलोक संबंधित मामलों में जानबूझकर दूर रखा जाता है, अर्थात तटस्थ रखा जाता है। धर्मनिरपेक्षता राज्य द्वारा जो है किसी विशेष धर्म के संरक्षण द्वारा जो है प्रदान करने से रोकती है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है कब? तो 29 अगस्त को मनाते हैं। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस और 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस, 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस, 15 जनवरी को थल सेना दिवस, 8 मार्च को जो है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाते हैं और 22 मार्च को बिहार दिवस, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस, 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस, 14 सितंबर को हिंदी दिवस, 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस, 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस, 10 दिसंबर को जो है अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला है कि विश्व का सबसे तेज धावक उसेन बोल्ट कौन से देश से हैं? तो इसका आंसर आपको हो जाएगा दोस्तों जमैका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है सी होगा। उसेन बोल्ट धावक जमैका, लुइस हैमिल्टन फार्मूला 1 ब्रिटिश, टाइगर वुड्स गोल्फर अमेरिका, क्रिस गेल क्रिकेट वेस्ट इंडीज हैं और नोवाक जोकोविच टेनिस सर्बिया, लियोनेल मेसी फुटबॉल अर्जेंटीना, मोहम्मद रिजवान क्रिकेट पाकिस्तान होगा। अगला है कि पाश्चुरीकरण की धारणा प्रणाली के दौरान दूध को 30 मिनट तक गर्म किया जाता है, तो 65 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। राष्ट्रीय दुग्ध अनुसंधान संस्थान करनाल यानी हरियाणा में स्थित है। आखिरी प्रश्न आपका है और जो कि आपका समाप्त होता है यहीं पर। दोस्तों इसको आप आराम से बना लीजिएगा, ये आपका मैथ रीजनिंग का क्वेश्चन है। इसका आंसर देखिए आपका सी होगा 8। मैंने 100 क्वेश्चन समाप्त कर दिया है, लाइन बाय लाइन पढ़ा है, एक एक चीज़ को पढ़ा है, किसी भी चीज़ को छोड़ा नहीं है। और इसके पहले का सेट आप देखिए और देखिए नोट्स के लिए आप निश्चिंत रहिए। नोट्स का जो है अलग से प्रॉपर तरीके से जो है आपका वीडियो आएगा और मास्टर वीडियो आएगा, ताकि आप जब भी चाहें आराम से देख सकते हैं। जो आपका नेक्स्ट वीडियो होगा ये आपका मुख्य परीक्षा का पेपर होगा, ये आपका 24/4/2022 को पेपर हुआ था। चलिए वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं एक नई वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।